हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि मैं पिछली सीरीज को छोड़कर न्यू सीरीज क्यों ले आई हूँ। तो वो इसीलिए क्योंकि उस सीरीज पर मुझे कॉपीराइट्स आ रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं उस सीरीज को बीच में छोड़ दूंगी, बल्कि मैं उसे री एडिट करके दोबारा से अपलोड करने वाली हूँ और आगे भी कंटिन्यू रखूंगी। पर दोस्तों, इस प्रोसीजर में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए तब तक आप लोग मेरी न्यू सीरीज को एंजॉय करें, जिसका नाम है फर्स्ट लव, जो कि एक हाई स्कूल ड्रामा है। इसमें हमारी फीमेल लीड जियोंग एक क्यूट, फनी, सिली और इनोसेंट सी गर्ल होती है, जबकि हमारे मेन लीड रेंचो को स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का माना जाता था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो हर साल स्कूल में टॉप करता था। लेकिन उसके साथ सिर्फ एक ही मसला है कि ना उसे लोगों से बात करना आता है, ना मिलना जुलना, और हंसना तो किस बला का नाम है ये तो उसे पता तक नहीं था। तो चलो गाइज, हमारी इस मजेदार सी सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें अपनी फीमेल लीड जियोंग को दिखाया गया, जो कि एक पेशेंट के सामने खड़े होकर सोच रही थी कि आखिर इस पर कौन सी ट्रीटमेंट को अप्लाई किया जाए। उसके सामने 4 ही ऑप्शंस थे, जिसे चूज करने में इसे काफी मुश्किल हो रही थी। तभी सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है, जब टीचर उसे डांट देती है कि तुम मम्बलिंग क्यों कर रही हो, तुम्हारी वजह से बाकी सब भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। जियोंग एक क्लिनिकल मेडिकल की स्टूडेंट थी, जिसमें शायद उसका इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसके ग्रेड्स हमेशा ही लो आते थे। खैर, वो क्विज के सेकंड क्वेश्चन पर जाती है और फिर से इमेजिन करने लगी कि अपने पेशेंट को डील करने के लिए मैं किस ऑप्शन का चूज करूँ। वो भी ये सोच ही रही थी कि वही टाइम अप हो जाता है और टीचर सभी से उनकी क्विज कलेक्ट करने वाली थी। अब बेचारी जियोंग और क्या करती, उसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके फटाफट से ऑप्शंस लगाने पड़े। टीचर ने भी उसे डांट दिया कि तुम्हारा तो हर बार यही हाल होता है, सारा टाइम वेस्ट कर देती हो और आखिरी 2 मिनट में तुम्हें पूरा पेपर करना पड़ता है। क्विज देते साथ ही उसे याद आया, ओह नो, बर्थडे केक, और फौरन से भागकर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ हमें हमारे रेंचो को दिखाया गया, जो कि हैंडसम और स्कूल का टॉप स्टूडेंट होने के साथ साथ स्विमिंग में भी चैंपियन था। लेकिन हमारा मिस्टर परफेक्ट अपनी दुनिया में ही रहता है, क्योंकि ना उसके कोई फ्रेंड्स थे और ना ही उसे फ्रेंड्स बनाना पसंद है। इधर हमारी जियोंग कॉरिडोर से भागते भागते हुए जा ही रही थी कि तभी उसे एक लड़का बैग से पकड़कर रोक देता है, जिसका नाम जियान था। जियोंग उसके सामने काफी अच्छे से बिहेव करती है, क्योंकि वो उसके 5 साल का क्रश था, जिसकी आज बर्थडे है। उसे एडवांस में बर्थडे विश किया और बताया कि शाम को हम डिनर एक साथ करेंगे। जिया को भी बता देना कि वो लेट बिल्कुल ना हो। जियान बोला कि हाँ, मिलना जरूरी है, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने कई टाइम से अपने दिल में छुपा कर रखा था। जियोंग दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि उसका भी मुझ पर क्रश है और फाइनली वो मुझे अपनी फीलिंग्स बता देगा। जियान इसे मिल्क टी देकर चला गया, जो कि सिर्फ आज ही नहीं बल्कि स्कूल टाइम से ही इसे लेकर देता रहता था। नेक्स्ट सीन में हमें डेजर्ट क्लब का सीन दिखाया गया, जहाँ जियोंग ने जियान के लिए खुद ही अपने हाथों से केक बेक किया था। एयरबड्स लगाकर केक पर हार्ट साइन बनाने वाली थी और साथ ही स्कूल मेमोरीज को रिकॉल करती है। जब वो एक दिन स्कूल में लेट हो गई थी और दीवार पर लांघने की वजह से उसकी पैंट फट गई, जिसे देखकर सभी गर्ल्स उस पर हंसने लगी। उसे एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए जियान ने उसे अपनी शर्ट दे दी और बताया कि मैं सिर्फ तुम्हारा डेस्क मेट ही नहीं बल्कि तुम्हारा प्रोटेक्टर भी बन कर दिखाऊंगा। अब वो स्कूल टाइम से लेकर अब तक हमारी जियोंग को इतने अच्छे से ट्रीट करता है, तो इसका भी उस पर क्रश तो होना ही था। खैर, ये सब सोचते सोचते इधर जियोंग ने केक पर रियल हार्ट की शेप बना दी, जबकि उसे तो सिर्फ सिंबल बनाना था। अब वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी, तो ऐसी वाली गलतियां तो होती रहेंगी, इसी के साथ ही उसे गुजारा करना पड़ा। नेक्स्ट सीन में वो केक लेकर झूलते झूलते हुए हॉस्टल जाती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश थी, आखिर जियान से अपनी फीलिंग्स बताने वाला था। इधर हमारा रेंचो क्लास के लिए लेट हो रहा था और वो तेजी तेजी से साइकिल चलाते हुए टाइम पर पहुंचने की कोशिश करता है। अपनी तरफ से तो इसने काफी दौड़ लगाई हुई थी, लेकिन तभी इसके सामने से अचानक जियोंग आ जाती है और उसे देखकर इसे फौरन से ब्रेक लगाना पड़ा। जियोंग ने भी फौरन से उसको सॉरी की और बताया कि मैंने जानबूझकर तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहा। मेरा नाम जियोंग है और मैं क्लिनिकल डिपार्टमेंट से 2nd ईयर की स्टूडेंट हूँ। अगर इस समय मैंने तुम्हारा कोई भी नुकसान किया है तो तुम कभी भी मुझसे अपना एक्सपेंस लेने के लिए आ सकते हो। रेंचो उसे इग्नोर करके जाने ही वाला था कि जियोंग उसे एक टॉफी पकड़ाती है, ये कहकर के ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। उसे भी रेंचो नहीं लेना चाहता था, पर जियोंग जबरदस्ती उसके हाथ में पकड़ाकर वहाँ से भाग गई। इधर हाल में रेंचो का वेट किया जा रहा था, जो कि लेट था, इसलिए प्रोफेसर को ही सिचुएशन संभालनी पड़ी। तभी वो हाल में इंटर हुआ और उसे अपने जूनियर से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। स्टार्ट में तो सभी उसे क्वेश्चन करना चाहते थे, पर जब एक लड़की ने क्वेश्चन किया कि मुझे अपने ग्रेड्स के अकॉर्डिंग आगे कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, तो इस पर रेंचो ने उसे काफी स्ट्रिक्टली आंसर किया कि तुम्हारे इतने लो ग्रेड्स हैं, इस पर तो तुम किसी भी फील्ड के लिए सूटेबल नहीं। हालांकि उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे थे, लेकिन ये देखने के बाद तो और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उससे क्वेश्चन करने की। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद भी वो लड़की काफी नाराज सा बिहेव करती है, जिस पर रेंचो ने एले से पूछा कि मुझे ऐसा क्यों लगा, इन सबको मुझसे डर लग रहा है। एले कहने लगा कि पिछले 4 साल से तुम मुझे जानते हो, लेकिन अभी तक तुमने मुझे वीचैट पर ऐड नहीं किया, तो ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो।
नेक्स्ट सीन में जियोंग को दिखाया गया जो कि अपनी रूममेट शाओ को बहुत खुशी खुशी से बता रही थी कि आज शाम को जियान मुझे प्रपोज करने वाला है। मजे मजे से अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करती है और शाओ भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन उसे समझाया कि डिनर पे अपने साथ जिया को मत लेकर जाना। हाँ मैं मानती हूँ कि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, पर अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम दोनों बॉयफ्रेंड भी शेयर करोगे। और अगर इस बार जियान ने तुम्हें प्रपोज ना किया ना, वो शर्माता रहा लड़कियों की तरह, तो तुम ही उसे प्रपोज कर देना, पर ये मौका हाथ से जाने मत देना। जियोंग बोली मैं इतनी भी बेशर्म नहीं हूँ और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं उसे अपनी फीलिंग्स पहले ही बता दूं। जहाँ तक जिया की बात है तो वो अच्छे से जानती है कि मैं पिछले 5 साल से जियान को लाइक करती हूँ। खैर अब मुझे अपने हेयर वॉश करने हैं, ऐसे ऑयली हेयर लेकर तो उसके पास नहीं जा सकती ना। नेक्स्ट सीन में वो काफी अच्छे से तैयार होकर जियान से मिलने के लिए जाती है और तभी रास्ते में उससे शीशा नजर आया, जिसे देखकर वो सिली सी क्यूट सी हरकतें करने लगी, जिसे वो शीशा समझती है। वो एक विंडो मिरर थी और यहाँ रेंचो अपने क्लासमेट्स के साथ बैठकर उसके ये सिली एक्ट्स देख रहा था। बाकी सब भी उसे देख रहे थे और रेंचो को तो वो पागल ही लगी। स्तू ने बताया कि क्लिनिकल डिपार्टमेंट की सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। जियोंग डेजर्ट क्लब की इकलौती मेंबर भी है जिसमें अभी तक वो और मेंबर्स नहीं ला सकी। रेंचो ने जब जियोंग का नाम लिया तो सू से पूछने लगा कि क्या तुम उसे जानते हो, जिस पर वो बोला कि हाँ हम दोनों का मिलना एक एक्सीडेंट था। इस पर सू भी उसका मजाक उड़ाने लगा कि तुम अपनी क्लास में तो किसी को जानते तक नहीं और दूसरे डिपार्टमेंट की लड़की याद रह गई। उधर जियोंग डिनर टेबल पर पहुंच गई जहां ना तो जिया थी और ना ही जियान कहीं नजर आ रहा था। तभी जियान उसके सामने आया काफी ड्रंक हालत में। इससे जियोंग को लगा कि शायद वो शर्मा रहा होगा, इसलिए तो अपनी फीलिंग्स बताने के लिए उसे ड्रिंक करनी पड़ी। उससे कहने लगा कि तुम्हें पता है जब हम किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं तो उसे छुपाना कितना मुश्किल होता है। मैं अब मजीद तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता और सब कुछ बता देना चाहता हूँ। जियोंग भी बोली हाँ हाँ छुपाने की क्या जरूरत, ब्रेव बनकर मुझे सब कुछ बता दो। जियान ने बताया कि जिया ही वो लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। वो फीलिंग्स जो मेरे दिल में उसके लिए आई कभी भी किसी लड़की के लिए नहीं आई, लेकिन वो मुझसे नाराज होकर चली गई बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें ये बात बताऊं और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मजीद ये बात छुपा कर नहीं रख सकता था। ये बात तो हमारी जियोंग पर बिजलियां बनकर गिरती है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने ही उसको धोखा दिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पिछले 2 साल से वो दोनों डेटिंग कर रहे थे, जबकि जिया को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि जियोंग स्कूल टाइम से ही जियान को लाइक करती है। चाहे उससे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ लेकिन इसके बावजूद भी वो कहने लगी कि जिया बहुत अच्छी लड़की है, तुम उससे एक बार प्यार से बात करो, वो वापस आने के लिए मान जाएगी। इसके बाद जियान जिया को कॉल करके उसके साथ बात करने के लिए बाहर चला जाता है और यहाँ हमारी जियोंग का रोना बंद नहीं होता। साथ ही वो मेमोरीज को सोचती है जब उसने पहली बार जिया को जियान से मिलाया था और उसे ये भी बताया था कि ये वही लड़का है जिसे मैं सीक्रेटली लाइक करती हूँ। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे इस तरह का धोखा देगी और जियान भी उसे यहाँ अकेला छोड़कर जिया के पास चला गया। फिर वो खुद ही केक निकाल कर उसे खाना शुरू कर देती है और दिल खोल कर रोती रही। आखिर क्यों ना रोती, 5 साल से वो जिस लड़के को पसंद करती थी आज वो किसी और का हो गया। ड्रंक होकर वही सो जाती है और थोड़ी देर में ही उसे लेने के लिए शाओ आई। उसे उठाते हुए पूछने लगी कि तुम तो कह रही थी जियान तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताने वाला है, तो जिया और जियान दोनों कहाँ हैं? इसका जवाब दिए बगैर जियोंग ने रोना शुरू कर दिया। उसे वॉमिटिंग आ रही थी और तभी शाओ उसे लेकर वॉशरूम आ गई। वॉमिटिंग करने के साथ साथ उसे बता रही थी कि मैंने पिछले 5 साल से जियान को लाइक किया और वो मेरे पीठ पीछे मेरी दोस्त के साथ डेटिंग कर रहा है। ये बात तो जिया भी बहुत अच्छे से जानती थी, फिर उसने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? ये सब सुनने के बाद शाओ उसे रिलैक्स करती है, कहने लगी जाने दो उन दोनों दगाबाजों को, और तुम्हारे लिए लड़कों की कमी थोड़ी है क्या? तुम स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का पटाना। इस बात से तो जियोंग को भी मोटिवेशन मिली, कहने लगी मेरा मोबाइल दो, मैं अभी के अभी स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का सर्च करती हूँ। सर्च करने पर उसे पता चला कि स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का रेंचो है और उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इस लड़के को पटा कर दिखाऊंगी। फिर जैसे ही उसने डोर ओपन की वहाँ खड़े सभी बॉयज ने उसकी बात सुन ली थी। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया गया। जियोंग जब अपने रूम से बाहर आती है कल रात का सब कुछ भूल भाल कर, तो लड़कियां उसके सामने आकर उसे डांटने लगी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे क्रश रेंचो को पटाओगी। उनसे भागकर इसने खुद को रूम में लॉक कर दिया और तभी हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि उन लड़कों ने तो इसकी बातें सुनी ही थी, लेकिन साथ साथ रेंचो भी वही मौजूद था, क्योंकि जियोंग उस वक्त जेंट वॉशरूम में थी और रेंचो वॉशरूम से निकलकर आते हुए कहने लगा कि कोशिश करके देख लेना। सोशल मीडिया पर भी उसे काफी नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिले और तो और उसे अपनी क्लास में भी मुंह छुपा कर जाना पड़ा, क्योंकि सब उसे बुरी बुरी नजरों से घूर रहे थे। और तभी उसका एक क्लास फेलो आता है उससे फॉर्म साइन करवाने के लिए, जिसे वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगी कि मैं रेंचो को नहीं जानती। और ये जानने के बाद कि वो तो सिर्फ यहाँ फॉर्म सबमिट करवाने के लिए आया था, एम्बैरेसमेंट के मारे यहाँ से भी भाग गई। रेंचो से मिलने के लिए स्विमिंग पूल चली गई, जहाँ उसे एक लड़का डूबता हुआ नजर आया और फिर फौरन से उसे बचाने लगी, जबकि ये हमारा रेंचो ही है। कोई डूब
नहीं रहा था बल्कि मजे लेकर तैर रहा था। उल्टा जियोंग को ही स्विमिंग पूल में गिरा दिया, जिससे स्विमिंग करनी नहीं आती थी, इसलिए खुद ही उसको बचाना भी पड़ा। फिर उससे टॉवल पकड़ाने के बाद पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, जिस पर वो बोली कि मुझे लगा तुम डूब रहे हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की। और तुम पागल हो क्या, भला ऐसे पानी में लेटकर कौन सोता है, खामखा मुझे भी डरा दिया। खैर मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आई थी कि हम दोनों के बारे में काफी रूमर्स फैल गए हैं, तो मुझे लगता है कि हम दोनों को सबको एक्सप्लेन करना चाहिए। रेंचो बोला इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, और फिर तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम मुझे पटाना चाहती हो। वो कहने लगी कि उस वक्त तुम्हें ड्रंक थी, इसलिए कुछ भी बक दिया, मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यकीन नहीं आता तो मेरे बाल देखो कितने ऑयली है, मैं वॉश तक करके नहीं आई और ना ही मैंने मेकअप लगाया तुमसे मिलने के लिए आते हुए। रेंचो उसे अपना हाथ छुड़ाना चाहता था और इसी दौरान उसने जियोंग को अपनी तरफ खींच दिया। इसके बाद उससे अपने पीछे पीछे आने के लिए कहा और बताया कि वॉशरूम में जाओ शावर लेने के लिए। इससे जियोंग को तो उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगे और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहां पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। रेंचो ने उसे शावर लेने के लिए कहा, ये कहकर कि मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी से जाओ, जबकि वो तो इसे गलत ही समझ बैठी। चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें लड़के लड़की में फर्क नजर नहीं आता, भला मैं तुम्हारे साथ शावर कैसे लूंगी। इस पर रेंचो उसका सर पकड़कर लेडीज वॉशरूम की तरफ घुमा देता है, जिसे देखकर बेचारी जियोंग को तो बहुत एम्बैरेसमेंट हुई। रेंचो ने उसे अपने कपड़े भी दिए कि शावर के बाद इसे चेंज कर लेना और अगर तुम्हें कोल्ड हो गया तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना। नेक्स्ट सीन में जियोंग उसके कपड़े पहनकर क्लास में जा रही थी और तभी उसे सब घूर घूर कर देखते हैं कि ये वही लड़की है ना जो रेंचो को पटाने की बात कर रही थी। जब जियोंग ने पीछे मुड़कर देखा तो रेंचो उसके साथ चल रहा था, इसलिए तो सब उसे ऐसे घूर घूर कर देखते हैं। ये देखकर तो जियोंग तेजी से चलकर उससे जान छुड़ाना चाहती थी, पर रेंचो उससे भी तेज चलने लगा। असल में वो ये दिखाना चाहता था कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। सभी जियोंग को बुरा भला कह रहे थे कि कितनी बेशर्म लड़की है, अभी भी रेंचो के पीछे पीछे चल रही है, उसको पटाने से बाज नहीं आई। अब जियोंग भागकर रेंचो से आगे निकलने की कोशिश करती है, सबको ये दिखाने के लिए कि मैं उसके पीछे नहीं चल रही बल्कि वो मुझे फॉलो कर रहा है। अगले सीन में टीचर सभी को वो क्विज वापस करती है जो हमारी जियोंग ने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके दिया था। साथ ही कहने लगी कि एज अ टीचर मैं तुम लोगों को रिलेशनशिप में आने से मना नहीं करती, पर एज अ मेडिकल स्टूडेंट तुम लोगों को अपने ग्रेड्स का ख्याल रखना चाहिए। इस बात पर तो सब जियोंग की तरफ घूर घूर कर देखने लगे क्योंकि सिर्फ उसी के बारे में रूमर्स फैल चुके थे। जबकि वो बेचारी सोचने लगी कि मैं तो रिलेशनशिप में भी नहीं हूँ, फिर मुझे इतना गिल्टी फील क्यों हो रहा है। यहाँ टीचर ने रेंचो को क्लास में बुला लिया और उसे बताया कि वहाँ पीछे जाकर बैठ जाओ, जिसे देखकर हमारी जियोंग को तो बड़ा झटका लगा। और ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि रेंचो उसको देखकर फेक स्माइल करता है, हालांकि इससे पहले उसने कभी भी स्माइल नहीं किया। जियोंग इस साइड बैठकर अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए वो शाओ को सीट चेंज करने के लिए कहती है, पर टीचर ने दोनों को ही टोक दिया। फ्लैशबैक से हमें दिखाया जाता है कि रेंचो ने सोशल प्रैक्टिस में बहुत बुरे ग्रेड्स लिए थे, पर एले ने उसे समझाया कि ये तुम्हारे फ्यूचर को इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा और बुरे ग्रेड्स उसके क्यों ना आते, सोसाइटी में कैसे रिएक्ट करना है ये तो वो जानता तक नहीं था। लेकिन चाहे ये ग्रेड्स उसके फ्यूचर को इफेक्ट करे या ना करे, पर उसे लो ग्रेड्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसलिए उसने फैसला किया कि मैं ये सब्जेक्ट दोबारा पढ़ूंगा। एले ने उसे समझाया कि अगर तुम अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो कम से कम लोगों से इंटरेक्ट करना सीखो, नहीं तो एक छोटी सी स्माइल ही दे दिया करो। इसीलिए तो वो आज इतना वियर्ड सा बिहेव कर रहा था। जियोंग उसे स्माइल करते हुए देखकर शाओ से कहने लगी कि कहीं मेरी आंखें तो खराब नहीं हो गई, जरा तुम भी देखो क्या वो वाकई ही स्माइल कर रहा है। फिर क्लास खत्म होते साथ ही जियोंग वहाँ से भाग जाती है क्योंकि वो इस बिन बुलाई मुसीबत को और फेस नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में वो अपने घर आती है जहाँ मोम उसे देखकर जियान के बारे में पूछती है, क्योंकि इससे पहले वो हर बार जियान को अपने साथ लेकर जाया करती थी। हिम्मत करके जियोंग ने उनको भी सब कुछ बता दिया कि अब जरूरी तो नहीं कि वो हर बार मेरे साथ आया करेगा, आखिर उसकी भी एक गर्लफ्रेंड है, उसे उसको भी तो टाइम देना होगा। अब माँ तो आखिर माँ ही ठहरी, उसे हक करते हुए बोली कि हाँ वैसे भी वो मेरी बेटी के लायक नहीं था, मेरी बेटी के लिए तो कोई शहजादा ही आएगा। डैड भी उसे यहाँ देखकर काफी खुश हुए, फिर उसके लिए स्पेशल राइस लेने को चले गए। इधर रेंचो ऑनलाइन फ्रूट की शॉप ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच आया क्योंकि एले ने उसे कहा था कि तुम्हें शॉपिंग करके लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, पर उसे क्या पता था कि जियोंग भी यहाँ मौजूद होगी।
होगी और जियोंग भी उसे देखकर फौरन से यहाँ से भागने लगी। तभी उसे याद आया कि ओ शिट, ये तो मेरा ही घर है। उसके हाथ से जाकर फ्रूट ले लेती है, ये कह करके मैं इसे सेल नहीं कर रही। रेंचो बोला कि मैं तुमसे फ्रेंडली बिहेव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सोशल प्रैक्टिस में अच्छे ग्रेड्स लेने हैं। जब उसके मार्क्स पता चले तो उस पर हंसने लगी कि भला ये भी कोई पढ़ने वाला सब्जेक्ट है जिसमें तुमने इतने लो ग्रेड्स ले लिए। दूसरी तरफ से उसे जियान भी आते हुए नजर आया और वो सोचने लगी कि पता नहीं आज कौन सा बुरा दिन है मेरा। फौरन से जाकर पीछे चुप जाती है। जियान रेंचो से हेलो हाय करके उससे जियोंग के बारे में पूछने लगा, जबकि जियोंग ने उसे मना किया था कि मेरे बारे में उसको मत बताना। अभी भी इशारा करके उसे स्टिल मना करती रही, लेकिन फिर भी रेंचो ने उसे बता दिया। जियान जियोंग को सॉरी करता है कि कल मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया था, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे और जिया के बीच के हालात फिर से ठीक हो गए, इसलिए मैं तुम्हें डिनर ट्रीट करना चाहता हूँ। उसने बिजी होने का बहाना करके जाने के लिए मना कर दिया, पर रेंचो बोला कि इसकी जगह मैं तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए आऊंगा। अब जियोंग सोचने लगी कि ये कल रात के बारे में कुछ उल्टा सीधा ना बक दे, इसलिए वो भी साथ जाने के लिए राजी हो गई। अगला सीन हमें डिनर का दिखाया गया, जहाँ जियोंग उनको कहती है कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ और अब मेरा ख्याल रखना छोड़ दो, कहीं ये ना हो कि मुझे दोबारा से गलत फहमी हो जाए। जिया उसे पूछने लगी कि क्या तुम्हारे और रेंचो के बारे में जो बातें चल रही है वो सब सच है। उसके कुछ भी कहने से पहले ही रेंचो ने हाँ कर दी। वैसे उसे पता नहीं था कि इस वक्त उसे क्या बोलना चाहिए, पर इतना जरूर जानता था कि उसे फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। जियोंग ने उसे ये कहकर चुप करवा दिया कि खाने पर ज्यादा फोकस करो और बोलने पर कम। नेक्स्ट सीन में जियोंग को वॉशरूम में दिखाया गया, जहाँ जिया भी उसके पीछे पीछे चली आई बिकॉज उसे जियोंग से अकेले में कुछ बात करनी थी। उसे गिफ्ट में एक लिपस्टिक दी, बताया कि मैं तुम्हारे और रेंचो के लिए बहुत खुश हूँ। रेंचो एक बहुत अच्छा लड़का है, वो कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। जियोंग पहले तो खामोशी से खड़े उसकी सारी बातें सुन रही थी, लेकिन फिर अचानक से उस पर चीखते चिल्लाते हुए कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत खुश हूँ? तुमने मुझसे वो लड़का छीन लिया जिसे मैं पिछले 5 साल से चाहती थी, सब कुछ जानने के बावजूद भी। अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी, लेकिन तभी हमें पता चला कि वो सब सिर्फ जियोंग सोच रही थी। उसने जिया से कोई भी बदतमीजी नहीं की। नेक्स्ट सीन में रेस्टोरेंट से वापस आते हुए जियान जिया को अपनी जैकेट पहना देता है, उसे ये कहकर कि तुम्हें ठंड लग रही होगी, जबकि बेचारी जियोंग उन दोनों को सैड होकर देखती रही और ये रेंचो को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसीलिए उसे बातों में उलझाने की कोशिश करता है कि मेरी स्माइल ठीक लग रही थी ना, फेक तो नहीं लगती। पर जियोंग की नजर उन दोनों से हटने वाली कहाँ थी। आखिरकार तो रेंचो ने उसको उठा ही लिया, ये कहकर के इन दोनों को देखकर अपना टाइम वेस्ट मत करो, फौरन से घर चलो। जियोंग उसे बार बार खुद को नीचे उतारने के लिए कहती है, लेकिन इस बार रेंचो भी उसकी एक नहीं सुनता। पर कहीं न कहीं जियोंग को भी ये बात रियलाइज हुई कि रेंचो ने उसे यहाँ से ले जाकर एम्बैरेस होने से बचा लिया। नेक्स्ट सीन में जियोंग स्क्रॉल करते हुए जियान और जिया की पिक्चर एक साथ देख लेती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा सैड हो गई। शाओ भी उसे मैसेज करके बता रही थी कि मैंने तुम्हें कहा था ना, इस जिया को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस मत दिया करो, अब देखा तुमने उसने तुम्हें कितना बड़ा धोखा दे दिया। लेकिन हमारी जियोंग ने भी खुद से वादा कर लिया कि मैं जियान को पूरी तरह से भूल जाऊंगी। अगली सुबह जियोंग हैप्पी शैप्पी होकर लंच करने के लिए बैठती है, जहाँ उसे कुछ लड़कियां देखकर कहने लगी कि यह है रेंचो की गर्लफ्रेंड, इतनी भी तो प्यारी नहीं। उनकी बातें सुनकर जियोंग फोन निकालती है अपनी शक्ल देखने के लिए, तभी उसे पीछे रेंचो बैठा हुआ नजर आया। बेचारी सोचने लगी कि जितना मैं इससे जान छुड़ाती हूँ उतना ही इससे आमना सामना हो जाता है। फिर जब रेंचो ने उसे माउथ वाइप करने के लिए टिश्यू दिया तो बाकी सब और भी इनके बारे में बातें करने लगे कि वो अपनी गर्लफ्रेंड का कितना ज्यादा ख्याल रखता है, इवन के नाराज होने के बावजूद भी। आफ्टर दैट जियोंग डायरी में लिखती है कि मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए केक बेक किया है। ये डायरी वो रेंचो की तरफ फेंक देती है, लेकिन वो इसे खोलकर देखता तक नहीं। तभी वहाँ कुछ लड़के आते हैं जियोंग के पास बैठने के लिए, पर ये जानने के बाद कि ये रेंचो की गर्लफ्रेंड है उनकी हिम्मत ही नहीं होती इसके साथ बैठने की। रेंचो ने उनको अपनी सीट दे दी और खुद जाकर जियोंग के पास बैठ गया, वो डायरी वही छोड़कर। वो लड़का डायरी देखने के बाद फौरन से इसके पास ले आया, कहने लगा ये रही आपकी डायरी, आपकी गर्लफ्रेंड ने लिखा है कि उसने आपके लिए केक बेक किया है। ये सुनकर वहाँ बैठे हुए सभी लोग हंसने लगे और रेंचो कहने लगा कि ये तो तुम मुझे वीचैट पर भी बता सकती थी। जिस पर जियोंग बोली कि मेरे पास तुम्हारा वीचैट एड्रेस नहीं था और ना ही मैं तुम्हें ऐड करना चाहती हूँ। वो बोला ठीक है, मैं सू को बोल दूंगा, वो तुम्हें मेरे घर का एड्रेस सेंड कर देगा। नेक्स्ट सीन में जियोंग केक लेकर एक बार में आ गई थी और सू से पूछती है कि तुमने मुझे सही एड्रेस दिया था ना, ये किसी का घर तो नहीं लग रहा। जिस पर सू बाहर आते हुए कहने लगा कि हम सब यहाँ गैदरिंग करने आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें यही बुला लूं। बाकी सब अभी तक नहीं आए, तुम अंदर आओ ना, मैंने सुना है कि तुम काफी अच्छी सिंगिंग करती हो, आज मैं भी जरूर सुनना चाहूंगा। जियोंग उसके साथ जाने के लिए मना करती है, पर सू से जबरदस्ती ले गया। आफ्टर दैट हमें उसे सिंगिंग करते हुए दिखाया गया। उसे तो लग रहा था कि मैं बहुत अच्छी सिंगिंग करती हूँ, लेकिन यहाँ बेचारे सू के कान पट रहे थे। किसी भी तरह करके उस
उसे खामोश करवा देता है। इसके बाद बाकी सब भी वहाँ पहुँच आए, लेकिन रेंचो कहीं नजर नहीं आ रहा। कुछ ही देर में रेंचो भी वहाँ पहुँच आया, जिसके पीछे भागते भागते हुए एक लड़की आ रही थी। उसे ये कहकर के मेरे लिए वेट करो ना। जियोंग को तो ये लड़की रेंचो की गर्लफ्रेंड लगी और सू ने जैसे ही बताया कि जियोंग भी यहाँ मौजूद है, इससे पहले कि वो लड़की इसे देख पाती है फौरन से चुप गई। सभी उसको गायब देखकर हैरान परेशान हो गए और वो लड़की भी पूछती है कि ये वही जियोंग है ना जिसके बारे में सब बातें कर रहे हैं, कहाँ है वो, नजर तो नहीं आ रही। रेंचो उसके पास जाकर कहने लगा कि तुम यहाँ चुप कर ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुम यहाँ हो ही नहीं। अब जियोंग भी फौरन से उठ खड़ी हुई और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि रेंचो ने उसे बाहर आने का कहा, ये कहकर के शर्माने की कोई जरूरत नहीं। वो लड़की भी काफी सीरियस फेस के साथ इसकी तरफ बढ़ने लगी। जियोंग को तो इसलिए भी डर लग रहा था कि शायद ये रेंचो की गर्लफ्रेंड है और अब मेरी तो खैर नहीं। वो पूछती है कि क्या तुम ही वो लड़की हो, जिस पर जियोंग कहने लगी नहीं नहीं, आई स्वेयर मैं हूँ ही नहीं। वो क्लियर करने की कोशिश कर रही थी कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और साथ ही इस लड़की ने उसे सिस्टर इन लॉ कह दिया। रेंचो ने उसका इंट्रोडक्शन करवाया कि ये मेरी कजन जिनियो है और जिनियो भी कहने लगी कि मैंने अपने भाई के रिलेशनशिप के बारे में सुना था, इसलिए तो चली आई अपनी भाभी को देखने के लिए। बेचारी जियोंग अभी भी उसे क्लियर करने की कोशिश कर रही थी कि मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, लेकिन वो इसकी सुनती ही कहाँ है। नेक्स्ट सीन में वापस जाते हुए जियोंग को अकेले जाना पड़ रहा था, लेकिन जब वो लिफ्ट में इंटर होती है तो वहाँ रेंचो भी पहुँच आया। जियोंग ने उससे पूछा कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई, जिस पर वो बोला कि वहाँ काफी नॉइस है, इससे तो बेहतर है कि मैं घर जाकर कुछ एक्सरसाइज करूं। क्या तुमने आज अपने हेयर वॉश किए थे, जिस पर जियोंग ने उसे नो का जवाब दिया कि नहीं, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कितने ऑयली हैं। आफ्टर दैट रेंचो ने उसे पूछा कि यकीनन तुम्हें ड्राइविंग करनी आती होगी, असल में मैंने ड्रिंक कर ली थी इसलिए मेरा ड्राइविंग करना सेफ नहीं, क्या हम दोनों साथ चल सकते हैं। हालांकि उसने सिर्फ वाइन चेरी केक ही खाया था, लेकिन वो रूल्स को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए जियोंग को भी उसकी बात माननी पड़ी। इसके बाद स्कूटी पर जाते हुए कहने लगा कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुमने हेयर वॉश नहीं किए। जियोंग को भी बड़ा गुस्सा आया कि ये लड़का तो मेरे पीछे ही पड़ गया। बोली मैंने इसलिए तो वॉश नहीं किए थे ना कि तुमसे मिलने आ रही हूँ, और वैसे भी मैं बड़ी हूँ, अगर हेयर वॉश करूँ तो इसमें क्या बुरा है, हम किसी और बारे में बात नहीं कर सकते। रेंचो फिर से कहने लगा कि तुम्हें पता है तुम्हें सिंगिंग करनी नहीं आती। ये भी फौरन से कहने लगी कि क्या तुम्हारी फैमिली को पता है कि तुम्हारी जुबान कितनी तेज है, उन्हें तो चाहिए कि तुम्हें घर में बांध कर रखे, वरना तो हर वक्त मैसी क्रिएट करते रहोगे। और तुम्हें बता दूं कि इस तरह तो तुम कभी भी अपने सोशल प्रैक्टिस का टेस्ट पास नहीं कर सकते। बातें करते करते ये दोनों स्कूल हॉस्टल तक पहुँच आए, जिसका गेट बंद हो चुका था और रेंचो ने उसे ही ब्लेम कर दिया कि तुमने ही स्लो चलाया ना, अगर थोड़ा सा फास्ट चला लेती तो हम टाइम पर पहुंच जाते। वो भी इसे घूर घूर कर देखने लगी कि हर वक्त मुझे ही ब्लेम करते रहना, खुद तो जैसे परफेक्ट हो। वो गेट पर चढ़कर अंदर जाने की कोशिश करती है और इधर रेंचो ने गार्ड को कॉल कर दी उसके लिए डोर ओपन करने को। गार्ड लेडी ने उसे समझाया कि आइंदा टाइम पर आने की कोशिश करना, और जियोंग ने जाते हुए रेंचो से कहा कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका, अब अपने काम से काम रखना। आफ्टर दैट वो अपने रूम में इंटर होती है, जहाँ शाओ ने उसे कहा कि इतनी देर तक कहाँ रह गई थी, खैर अब जल्दी से सो जाओ और सोने से पहले लाइट ऑफ कर देना। वही जियोंग को जिया का मैसेज आया, जिसने उसे डिनर ट्रीट किया था एंजॉय करने के लिए, लेकिन तभी उसे रेंचो की बात याद आई कि हर इंसान की काइंडनेस, जेंटलनेस और पेशेंस सिर्फ लिमिटेड ही होती है, जो उसे अपने ट्रू फ्रेंड्स के लिए सेव करके रखनी चाहिए। इसके अलावा किसी के साथ अपना टाइम और फीलिंग्स वेस्ट करने की जरूरत नहीं। जियोंग ने भी जिया को रिप्लाई दिया कि मैंने तुम दोनों की रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अब मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, नए फ्रेंड्स बनाना चाहती हूँ। इधर रेंचो के आने पर सू ने पूछा कि तुम तो जियोंग के साथ जल्दी निकल गए थे ना, फिर इतनी देर से क्यों आए? और वैसे एक बात बताओ, अगर तुम्हें उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो इस स्कैंडल को सोल्व करो ना, उस लड़की को ऐसे टेस्ट करने की क्या जरूरत, बेचारी सारा दिन परेशान रहती है। जबकि इधर ये मिस्टर तो अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था कि हर चीज में जीरो, सिंगिंग, ड्राइविंग, क्लिम्बिंग। असल में वो जियोंग के बारे में ही सोच रहा था। कहीं न कहीं उसे लगता है कि वो लड़की सब कुछ कर सकती है, पर ऐसा कुछ तो जरूर है जो उसे रोक रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया। जियोंग की क्लास वाले उसे उठाते हुए कहती है कि तुम मजे की नींद सो रही हो, तुम्हें पता भी है कितनी बुरी खबर फैल चुकी है तुम्हें और रेंचो को लेकर। और वो खबर ये थी कि कल रात जियोंग देर तक रेंचो के साथ बाहर रही। बेचारी जियोंग भी परेशान हो गई कि अभी तक पिछले मसले हल हुए नहीं थे और एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। तभी उसे एक आइडिया आया, पेन पेपर लेकर कुछ लिखने लगी और इसके बाद वो क्लास में चुपके छुपाती हुए जाती है रेंचो के पास। वो भी जियोंग को देखकर हैरान हो जाता है, जिस तरह से वो विंडो क्लोज करने की कोशिश कर रही थी
थी और फिर रेंचो के पास बॉस एटीट्यूड में आकर बताती है कि ये हमारा स्कैंडल एलिमिनेशन प्लान है, इस पर साइन करो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि बेकिंग क्लब को ज्वाइन करने के लिए एक लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई थी, लेकिन वो सभी लड़कियां सिर्फ इसलिए ज्वाइन करना चाहती है क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ रेंचो आता जाता रहेगा और जियोंग जिसके मुंह से रेंचो का नाम सुनती उसे वापस भेज देती। आखिरकार तो सबको चिल्लाते हुए कहने लगी कि मेरा रेंचो से कोई लेना देना नहीं और ना ही वो यहाँ आएगा। जो बेकिंग क्लब को सिर्फ रेंचो की वजह से ज्वाइन करना चाहते थे तो वो वापस चले जाएं। जिसे जाना था वो तो चली गई, लेकिन तभी यहाँ एंट्री होती है रेंचो की, जिसे देखकर हमारी जियोंग को फ्लैशबैक का सीन याद आया। जियोंग ने उसे बताया था कि तुम इस पर साइन कर दो ताकि हम सबको क्लियर कर दे कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं। तुम्हारी वजह से मुझे अपनी क्लास में चोरों की तरह चुपना पड़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना सब कुछ तो मेरे ग्रेड्स लो हो जाएंगे। रेंचो ने उसे पिछले सेमेस्टर के ग्रेड्स पूछे जो कि सी ग्रेड था। कहने लगा कि पिछले सेमेस्टर्स में तो ऐसे कोई रूमर्स नहीं थे ना, फिर भी तुम्हारे लो ग्रेड है और क्या गारंटी है कि इस पर साइन करने के बाद तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हो जाएंगे। जियोंग बोली जो भी है, लेकिन तुम्हारी वजह से सब टीचर्स भी मुझे घूर घूर के देखते हैं। अगर एग्जाम्स के दौरान भी वो मुझे ऐसे घूर घूर कर देखते रहे तो फिर तो मैं एक लफ्ज भी नहीं लिख सकूंगी। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है जहाँ जियोंग ने रेंचो को देखकर मुंह छुपा लिया और फिर उसे बात किए बगैर वहाँ से भाग गई। वो भी इसके पीछे पीछे जाने लगा। जियोंग बोली कि मैंने तुम्हें कहा था कि हम दोनों एक साथ लोगों को नजर नहीं आने चाहिए और तुम हो कि अभी भी मेरे पीछे आ रहे हो। वो बोला कि मुझे एंटोमी क्लास में जिबाई की हेल्प चाहिए और उसके पास फोन तो होता नहीं। उसने कहा था कि जब जियोंग प्रैक्टिस करने के लिए आएगी तो तुम भी उसके साथ आना। जियोंग कहने लगी कि तुम्हारी वजह से मुझे हेड का यूज करना पड़ रहा है। मेरे क्लास फेलोज को लगता है कि शायद मैं हेयर वॉश करके नहीं आई, सभी मुझे घूर घूर कर देखते हैं। वो बोला कि तुम सेलिब्रिटी की तरह लगती हो ना, तभी तो सब तुम्हें घूर घूर कर देखते हैं। खैर उसकी जुबान तो है ही लंबी। जियोंग कहने लगी कि हम एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर देते हैं और हमें जब भी काम के सिलसिले में मिलना होगा तो किसी सीक्रेट जगह पर मिलेंगे। QR कोड स्कैन करने के लिए रेंचो उसके पास बैठ जाता है बेंच पर और जैसे ही जियोंग ने अपनी क्लास फेलोज को आते हुए देखा वो एक लंबी सी जंप लगाकर वहाँ से भागते हुए चली गई। नेक्स्ट सीन में वो रेंचो को चुपके छुपाते हुए लेबोरेटरी लेकर आती है जिबाई से मिलाने के लिए। कहने लगी ये रहा मेरा सीनियर, बहुत सीरियस किस्म का इंसान है जिसे रिलेशनशिप गॉसिप्स बिल्कुल भी नहीं पसंद और अपने काम से ही काम रखता है। जिबाई भी जियोंग को देखकर कहने लगा कि वाह आज तो तुम टाइम पर आ गई हो और अपने साथ साथ अपने बॉयफ्रेंड को भी ले आई। बेचारी जियोंग अब किस किस को समझाए कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वैसे इससे रेंचो को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर प्रैक्टिस के दौरान भी जियोंग रेंचो को देखती रही कि इसे कुछ भी नहीं हो रहा। वैसे तो हर स्टूडेंट एनाटॉमी की पहली क्लास लेने पर वॉमिटिंग करता है। इसके साथ ही वो ख्वाबो ख्यालों में चली गई कि प्रैक्टिस करवाते करवाते वो रेंचो को वॉमिटिंग करने पर मजबूर कर देती है और साथ ही उसकी वीडियो भी बना ली। फिर उसे ब्लैकमेल करने लगी कि अगर तुमने स्कैंडल एलिमिनेशन प्लान पर साइन ना किया तो मैं ये वीडियो स्कूल में सबको दिखा दूंगी। रेंचो भी उसकी भीख मांगने लगा कि नहीं नहीं प्लीज तुम जो कहोगी मैं वो सब कुछ करूंगा, लेकिन ये वीडियो किसी को मत दिखाना। ये देखकर वो जोर जोर से हंसने लगी और इधर जिबाई उसको टोक देता है कि पागल हो गई हो क्या, अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करो, अगर फेल हो गई ना तो खामखा मेरी बेइज्जती हो जाएगी। जबकि रेंचो भी उसे घूर घूर कर देख रहा था। कहने लगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा सारा ध्यान फजूल बातों पर होता है, इसलिए तो तुम्हारे ग्रेड्स भी अच्छे नहीं आ रहे। जियोंग उसे रियल में भी ह्यूमन हार्ट दिखाकर डराने की कोशिश करती है कि शायद वो वॉमिटिंग कर दे, पर इसे तो कुछ भी नहीं हो रहा। जिबाई उसको इतना कॉन्फिडेंट देकर कहने लगा कि रेंचो ने काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया क्योंकि फर्स्ट टाइम में उसने वॉमिटिंग की थी। जियोंग भी सुनकर खुश हो गई। कहने लगी क्या वाकई ही तुमने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी? जिस पर जिबाई कहने लगा कि तुम जानती तो हो कि मैं फोन यूज नहीं करता, हाँ लेकिन सिक्योरिटी फुटेज जरूर पड़ी होगी। अब ये सुनकर तो जियोंग और ज्यादा खुश हो जाती है कि उसके जरिए मैं इसको ब्लैकमेल करूंगी और वो डॉक्यूमेंट साइन करवा लूंगी। आफ्टर दैट रेंचो से कहता है कि तुम्हारे पास तो काफी सारा नॉलेज है, मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करते हुए देखा। जिस पर जियोंग बोली कि हाँ लेकिन फिर भी मैं एनाटॉमी की क्लास में कंफ्यूज हो जाती हूँ और आज तो 2 क्लासेस का एक साथ ओरल टेस्ट है। रेंचो बोला कि मुझे तुम पर यकीन है, तुम कर सकती हो, और वो भी सुनकर काफी हैरान हो गई क्योंकि इससे पहले उसे ऐसी मोटिवेशन किसी ने भी नहीं दी थी। नेक्स्ट सीन में ओरल क्विज होने वाला था और टीचर ने दोनों क्लास को मिलाकर ग्रुपिंग कर दी थी ताकि चीटिंग ना हो सके। बेचारी जियोंग इन 2 लड़कों में फंस कर रह गई और टीचर पहला सवाल भी उसी से ही करती है। इवन कि उसे आंसर आता था, ये बात रेंचो भी जानता है, पर टीचर को देखकर वो इतनी ज्यादा नर्वस हो गई कि सब कुछ ही भूल जाती है। उसी क्वेश्चन का आंसर कड़ा होकर जियान कर देता है और इधर पीछे लड़कियां उसके बारे में बातें करने लगी कि इसे तो कुछ भी नहीं आता, हमेशा सिर्फ अपनी लव लाइफ पर ही फोकस रखती है। जियोंग ने टीचर से कहा कि आप प्लीज मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले, लेकिन जब टीचर ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया तो उसका भी आंसर जियोंग से भूल गया था। अब तो टीचर ने भी उसे डांट दिया कि तुम अपनी लव लाइफ को छोड़कर थोड़ा सा स्टडी पर भी फोकस करो, जो कि सुन के रेंचो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो भी खड़े होकर एक क्वेश्चन कर देता है जिसका आंसर किसी को भी नहीं आ रहा था और वो टोंट मारते हुए कहने लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस क्लास में
कोई भी स्टडी पर फोकस नहीं कर रहा। क्लास ओवर होते साथ ही जियोंग वहाँ से भागते हुए चली गई। जियान भी उसके पीछे जाना चाहता था मगर जिया ने उसे जाने से रोक दिया। कहने लगी कि हम दोनों कपल हैं और सभी ये बात अच्छे से जानते हैं। अब जियोंग का भी हमसे दूर रहना नॉर्मल बात है। वक्त के साथ साथ वो खुद ही चीजों को हैंडल करना सीख जाएगी। मुझे लगता है कि हमें उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसकी बात मानकर जियान भी उसके पीछे नहीं जाता और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि रेंचो जियोंग के पास आता है, जिसे देखकर ये कहने लगी कि तुम यहाँ क्यों आ गए, और वो बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें सारे सवालों के जवाब आते थे, लेकिन फिर भी तुम कंफ्यूज हो गई और टेस्ट फेल कर दिया। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जियोंग बोली तो तुम्हें क्या मसला है, मैंने अपने आप को एम्बेरस किया, तुम क्यों अपसेट हो रहे हो? और मैंने कहा तो था कि हम दोनों को एक साथ नहीं होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट ने हमारी पिक्चर ले ली तो रेंचो ने उसे एक साथ स्कूल से बाहर जाने के लिए कहा, वही जहां वो जाना चाहती हो। इस पर जियोंग भी मान गई। फिर दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर देते हैं और रेंचो ने उसे एक क्यूट सी इमोजी सेंड की। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को सुपरमार्केट में देखते हैं, जहां जियोंग चीजों को देखकर काफी ऑब्सेस्ड हो रही थी। कहने लगी कि आई विश मैं इस सोफा को अपने बेकिंग क्लब के लिए खरीद पाती। रेंचो बोला कि ये सोफा एक्सपेंसिव तो नहीं, जिस पर जियोंग कहने लगी कि ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हुई कि एग्जाम टफ नहीं होता। वो भी कहने लगा कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि एग्जाम टफ नहीं होता अगर आपकी फुल तैयारी हो। वैसे ये बात तो मैं जानता था कि तुम्हें सारे सवालों के जवाब आते थे, लेकिन इतना नर्वस क्यों हो गई थी? और आज मुझे देखकर ऐसा क्यों लगा कि इस वजह में कहीं न कहीं जियान भी शामिल है। जियोंग ने बताया कि मैं हमेशा से उसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थी जिसमें जियान जाए। वो अच्छा स्टूडेंट है, इसलिए अच्छे ग्रेड्स ले लेता है और मैं उसे कैच नहीं कर पाई। यानी कि हमारी जियोंग ने मेडिकल फील्ड सिर्फ इसलिए चूज की ताकि वो जियान के साथ रह सके। मजीद बताया कि तुम जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टूडेंट्स मेरी डिफिकल्टीज नहीं समझ सकते, इसलिए तो मैं तुमसे वो डॉक्यूमेंट साइन करवाना चाह रही थी। ये सुनने के बाद रेंचो फौरन से उठ खड़ा हुआ, कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ वो डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए तैयार हूँ। जियोंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगी कि मैं तुम्हारी वो फोटेज वाली बात को सीक्रेट रखूंगी, आई प्रॉमिस। नेक्स्ट सीन में दोनों वो डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, जिसमें कुछ शर्तें रखी गई थी कि हम दोनों एक दूसरे के पास नजर नहीं आएंगे, एक दूसरे को इग्नोर करेंगे ताकि लोगों को ये लगे कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं। और अगर कभी भी हमें काम के सिलसिले में एक दूसरे से मिलना हो तो ऐसी सीक्रेट जगह पे मिलेंगे जहाँ हमें कोई भी ना देख सके। रेंचो ने ये बात भी ऐड कर दी कि तुम्हारी वजह से मेरी रिपुटेशन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी कि वो वोमिटिंग वाली बात तुम किसी को नहीं बताओगी। जियोंग भी खुशी खुशी से उसकी बात मान गई। फिर दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर अलग अलग से साइन कर देते हैं। इसके बाद हाथ मिलाते हुए रेंचो बोला कि अगर कभी तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो, जिस पर वो फौरन से हाथ छुड़ाते हुए कहने लगी कि तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं खुद अपना अपेंडिक्स ऑपरेशन करके सबको लाइव सर्जरी दिखाऊंगी। जियोंग का तो पता नहीं, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि रेंचो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तभी उसने इर्द गिर्द देखा कि यहाँ तो वाकई ही बैठने के लिए कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट सीन में जियोंग शाओ को वो एग्रीमेंट पेपर दिखाती है, जिस पर रेंचो के साइन देखकर तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। कहने लगी वो बॉसी बिहेवियर वाला रेंचो, वो कैसे साइन कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हारे क्लास फेलोज को तुम पर हंसते हुए देख लिया हो और फिर ये डिसीजन ले लिया हो? जियोंग बोली कि जो मर्जी है, लेकिन उसने साइन तो कर दिया ना, और अब उसे बॉसी मत कहो, मुझे लगता है कि वो इतना भी बुरा नहीं। खैर ये बताओ कि हमारा एग्रीमेंट तो साइन हो गया है, लेकिन अब हम लोगों को कैसे क्लियर करेंगे कि हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं? शाओ ने उसे आइडिया दिया कि क्यों ना तुम दोनों स्टेटमेंट लिखकर उसे अपने अकाउंट पर पोस्ट कर दो, जिसे रीड करने के बाद सभी को पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में जब जियोंग जिबाई के साथ लेबोरेटरी में इंटर हुई तो वहाँ रेंचो पहले से ही मौजूद था। जिबाई कहने लगा कि ये जगह सीक्रेट है, इसलिए तुम दोनों आराम से यहाँ डेटिंग कर सकते हो, जिस पर जियोंग कहने लगी मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। खैर जियोंग ने रेंचो को बताया कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है जिसमें मैंने बताया है कि हम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए हम दोनों का कोई भी रिलेशनशिप नहीं हो सकता, और मैं ये भी बता दूंगी कि हम एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे। जिस पर वो बोला कि मुझे नहीं लगता इस पर कोई यकीन करेगा, और वैसे भी मुझे सोशल प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी क्लास में तो आना ही होगा। लेकिन हमारी जियोंग को लगता है कि वो इग्नोर करने में काफी अच्छी है और वो लोगों के सामने अच्छे से एक्टिंग कर पाएगी। उसका कोई रिस्पॉन्स ना देखकर पूछने लगी कि क्या तुम्हें एग्रीमेंट साइन करने पर रिग्रेट हो रहा है? अब तो मेरी मदद नहीं करोगे? चाहे वो ये करना चाहता था या नहीं, लेकिन फिर भी
तभी वो स्टेटमेंट लिखने के लिए हाँ कह देता है। तभी वहाँ डोर नॉक होने की आवाज हुई और जब जियोंग ने जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन साइड पर हमें जिन्यो नजर आई जो कि विंडो से झांक रही थी। जियोंग भी उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। फिर जैसे ही उसे आवाज दी वो डर कर पीछे मुड़कर देखती है और इसे देखकर इसको सिस्टर इन लॉ कह दिया, जिस पर वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं, खैर तुम बताओ यहाँ क्या कर रही थी। जिन्यो कहने लगी कि मैं यहाँ जिबाई को देखने आई थी, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। इससे पहले कि जियोंग उसकी बात को सच समझ लेती, पीछे से रंचो आते हुए कहने लगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जिबाई भी लेबोरेटरी से बाहर निकलते हुए कहने लगा तुम फिर आ गई हो और गार्ड ने तुम्हें आने कैसे दिया, जिस पर वो कहने लगी कि लकीली मेरे पास मेरे भाई का आईडी कार्ड मौजूद था। जिस तरह वो हर बार कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेती है जिबाई से मिलने के लिए। क्यों ना इस बार तुम्हारी बर्थडे पे मैं तुम्हें फोन गिफ्ट कर दूं, फोन के बगैर मैं तुमसे कांटेक्ट भी तो नहीं कर सकती ना। बेचारा जिबाई इसीलिए तो फोन नहीं लेता। कहने लगा नहीं बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी लेबोरेटरी में मेरे पास मेरा साइलेंट मेंटर मौजूद होता है। ये नाम उसे बड़ा अजीब सा लगा। कहने लगी ये कौन सी इंटरेस्टिंग चीज होगी, मैं भी इसे देखना चाहूंगी। लेकिन जियोंग ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। जाते साथ ही उसने चीखे मारे क्योंकि साइलेंट मेंटर जिबाई ने किसी और को नहीं बल्कि लाश को ही कहा था। इसे देखने के बाद तो जिन्यो की तबीयत काफी खराब हो गई। वही वॉमिटिंग कर देती है और गन मचाने पर बाद में जिबाई को सॉरी कर देती है। कहने लगी तुम फिक्र नहीं करो, मैं इसको अभी के अभी साफ कर दूंगी। जिस पर जिबाई बोला तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद ही इसे साफ कर लूंगा। उसके मना करने के बावजूद भी जिन्यो सफाई का सारा सामान लाकर उसे साफ करना शुरू कर देती है। अब पता नहीं कि वो उसका दिल कब तक जीत पाएगी। नेक्स्ट सीन में जियोंग को अपना काम करते हुए दिखाया गया। तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई। फौरन से रेंचो को अर्जेंट मीटिंग के लिए बुला लिया, लेकिन अभी भी उसे डिस्टेंस पर बैठने के लिए कहती है अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। कहने लगी कि तुमने जो स्टेटमेंट पोस्ट की थी उससे तो सबको यही लगा कि तुम हमारी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहते हो, यानी कि इन दोनों का ये वाला प्लान भी फेल हो गया। रेंचो बोला कि मैं इस बारे में सोचकर कोई सोल्यूशन निकालूंगा और फिर तुम्हें बता दूंगा। उसके जाने के बाद जियोंग को कॉल आई कि उसका कोई पैकेज आया हुआ है जिसे वो रिसीव करने के लिए पहुंच गई। ये पैकेज काफी भारी था। सोचने लगी कि मैंने तो इतना बड़ा कुछ भी नहीं मंगवाया, आखिर ये हो क्या सकता है, मैं इसको लेके कैसे जाऊंगी। गॉड प्लीज मुझे भी कोई बॉयफ्रेंड दे दो ना। उसके कहने की देर थी और यहाँ एक लड़का पहुंच आया जिसे देखकर जियोंग को पहली नजर वाली अट्रैक्शन हो गई। सोचने लगी कि अभी अभी तो मैंने मांगा था, इतनी जल्दी मिल भी गया। वो लड़का बोला कि मैं इसे तुम्हारे साथ ले जाने में हेल्प कर देता हूँ, और वैसे भी लड़कियाँ लड़कों जितनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं होती ना। इसके बाद जियोंग ने बेकिंग क्लब में वो सोफा लगा दिया और देखकर उसे याद आया कि ये तो वही सोफा है जो मैंने सुपरमार्केट में देखा था। साथ ही रेंचो को कॉल करके पूछने लगी कि तुमने वो सोफा चोरी कर लिया है, जिस पर वो बोला कि मैंने तो ऑनलाइन ऑर्डर करवाया था, शायद एड्रेस गलत हो इसलिए तुम्हारे पास आ गया है। खैर उसको उधर ही रखो क्योंकि मैं फर्श पर नहीं बैठना चाहता। इधर सू रेंचो को कॉल पर बातें करता हुआ देखकर कहने लगा कि किससे बातें कर रहे हो, इतनी बातें तो तुम मुझसे भी नहीं करते जितना तुम आजकल फोन पर कर रहे हो। कहीं ये हमारी भाभी जियोंग तो नहीं? वैसे तुमने वो जो कल स्टेटमेंट लगाई थी इससे वो सैड नहीं होगी? रेंचो बोला कि हम इन रूमर्स को खत्म करना चाहते हैं और अपनी तरफ से काफी ट्राई भी की, लेकिन कुछ भी नहीं बन सका। क्या इसमें तुम हमारी हेल्प करोगे? इधर जियोंग इतनी सारी बुक्स उठाकर ला रही थी जो कि उसे गिरने ही वाली थी, लेकिन जियान उसे पकड़ने में उसकी हेल्प कर देता है। कहने लगा कि मैंने कल वो रेंचो की पोस्ट पढ़ी थी, आई होप कि तुम उससे ज्यादा सैड नहीं होगी। अगर कभी भी तुम अकेला फील करो तो मैं और जिया हम दोनों तुम्हें कंपनी दे सकते हैं, बिल्कुल ही पहले की तरह। जियोंग ने बताया कि मेरे और रेंचो के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था और जिया अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें ज्यादा टाइम उसको देना चाहिए। हम अब बड़े हो गए हैं तो हम में दूरी आना तो नॉर्मल बात है। वही जियोंग को रेंचो का मैसेज आया जिसने उसे फेस टू फेस मीटिंग के लिए बुला लिया था, और यहाँ कर पता चला कि उसने सीक्रेट जगहों की लिस्ट बना ली थी जहाँ वो दोनों मिल सकते हैं, और साथ ये भी बताया कि अगर हम इन रूमर्स को खत्म करना चाहते हैं तो हम दोनों में से किसी एक को नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना होगा। जियोंग तो खुश हो जाती है कि शायद वो अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने वाला है, पर वो बोला कि मैं नहीं बल्कि तुम रिलेशनशिप में आओगी। तुम मुझे अपनी डिमांड वीचैट पर सेंड कर देना, उसी के अकॉर्डिंग मैं तुम्हारे लिए 20 लड़कों की लिस्ट बना दूंगा जिसमें तुम किसी एक को सेलेक्ट कर लेना। कुछ न कुछ तो ये आइडिया जियोंग को भी पसंद आया। इसके बाद हम इन दोनों को एक दूसरी सीक्रेट जगह पर देखते हैं जहाँ रेंचो उसे वो लिस्ट दिखाने वाला था। इसी लिस्ट में रेंचो ने अपना फॉर्म भी रख दिया था क्योंकि जियोंग की डिमांड थी कि लड़का हैंडसम हो और लाइक फाइक हो। जियोंग बोली कि कहीं तुम अपना चांस तो नहीं आजमाना चाहते, जिस पर वो बोला नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी डिमांड ही ऐसी थी। अब इतने सारे हैंडसम और लाइक फाइक लड़के है भी तो नहीं, इसलिए मुझे अपना नाम भी ऐड करना पड़ा। इसमें जियोंग को वोंग का फॉर्म मिल गया जो कि वही लड़का है जिसने जियोंग की हेल्प की थी, और वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए सेलेक्ट भी कर लेती है। जिस पर रेंचो बोला कि ठीक है हम इस पर अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है रेंचो का, जो काफी सारी नोवेल बुक्स उठाकर ले आया था। ये देखकर सूस का मजाक उड़ाने लगा कि कहीं तुम लव सब्जेक्ट अपने पोस्ट ग्रेजुएट इंटरव्यू के लिए तो नहीं पढ़ रहे, जिस पर वो भी कह देता है कि हाँ, तुम्हें क्या मसला, तुम जाकर अपना काम करो। लेकिन वो ऐसे कैसे जाने वाला था। कहने लगा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जियोंग ने वोंग को सेलेक्ट कर लिया है, तो तुम्हें जेलसी फील हो रही है। रेंचो उसकी बात को एडमिट करने से मना करता रहा, लेकिन सू बोला कि जरूर ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम तो ये भी नहीं जानते कि प्यार होता क्या है। वो बोला क्यों नहीं जानता, एक लंबी चौड़ी साइंस इन्फॉर्मेशन देने लगा उसे प्यार से रिलेटेड। अब इस पर सू से क्या ही कह पाता, लेकिन इतना जरूर बता दिया कि जब तुम किसी को मिस करते हो, उसके बारे में सोचते रहते हो, तो समझ जाना कि तुम्हें उससे प्यार हो गया, बाकी तुम खुद ही समझदार हो। नेक्स्ट सीन में रेंचो जियोंग के पास आता है, उसे लव लेसन देने के लिए बताता है कि कैसे तुम्हें पहली नजर में वोंग को पटाना होगा। लेकिन इस पहली नजर का असर वोंग पर होता है या नहीं, पर इधर रेंचो को देखकर लगा कि उसे कुछ कुछ होने लगा है। फौरन से उठकर जाने लगा, उसे ये कहकर कि आज के लिए इतना ही लेसन काफी था। नेक्स्ट सीन में हम जियोंग को देखते हैं, जो वोंग को पटाने के लिए इंग्लिश कॉर्नर पहुंच आई। पहले तो लाउडली रीडिंग करके उसकी अटेंशन अपनी तरफ करती है और फिर उसकी आंखों में देखने लगी कि वोंग को पहली नजर में ही इससे प्यार हो जाए। लेकिन जिस तरह से वो इसको देख रही थी, बेचारे वोंग को तो लगा कि शायद मैंने कोई गलती कर दी है और अब ये लड़की मुझसे बदला लेना चाहती है। वैसे ये तो वाकई ही किसी हॉरर मूवी का सीन लग रहा था। वो भी इसको सॉरी करते हुए फटाफट से वहाँ से भाग गया। बेचारी जियोंग भी लटके हुए मुंह के साथ रेंचो को बताती है कि उसका फर्स्ट साइट वाला प्लान तो फेल हो गया। वो बोला कोई बात नहीं, हमारे पास इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। मैंने अपने एक एक्सपीरियंस्ड दोस्त को बुलाया है, वो भी तुमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। तभी वहाँ एंट्री होती है जिबाए की, जो रेंचो से पूछने लगा कि तुमने अपने कजन से आईडी कार्ड ले लिया था ना, ऐसा ना हो कि कहीं वो दोबारा ही मेरे गले पड़ जाए। वो बोला हाँ मैंने ले लिया था, लेकिन इसके बदले तुम्हें जियोंग से अपना फर्स्ट साइड लव वाला एक्सपीरियंस शेयर करना होगा। जियोंग भी सुनकर हैरान हो गई कि क्या इसको भी प्यार हुआ था, जबकि जिन्यो तो इसको चाहती है। जिबाई ने बताया कि जिन्यो से पहले मुझे प्यार हो गया था, और वो भी पहले ही नजर का। साथ ही हमें फ्लैशबैक से उसकी स्टोरी दिखाई गई, जब वो एक बार रेंचो से काम के सिलसिले में मिलने आया था और तभी उसे जिन्यो नजर आई वहाँ पर डांस प्रैक्टिस करते हुए। रेंचो ने बताया कि ये मेरी कजन जिन्यो है, साथ वाली डांस अकेडमी में प्रैक्टिस करती है, वहाँ पे कोई रूम खाली नहीं था, इसलिए उसने मेरा बोरो कर लिया। सिबाई को तो उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, बल्कि उसके पास जाकर उससे वीचैट नंबर भी मांगने ही वाला था। जाने से पहले रेंचो ने उसे खबरदार कर दिया कि बाद में मुझे मत बताना कि मैंने तुम्हें रोका नहीं था। वो बोला तुम्हारी कजन इंसानों को तो नहीं खाती ना, बाकी जो होगा वो मैं खुद ही देख लूंगा। आफ्टर दैट जब वो जिन्यो के पास जाकर उसे अपना नाम बताता है, तो उसने खुशी के मारे इसे अपना सारा डाटा ही बता दिया, और तो और इसे अपना बॉयफ्रेंड भी कह दिया। यानी कि जिबाई को उससे पहली नजर में प्यार इसलिए हो गया था क्योंकि उसे काफी जेंटल लगी, पर बात करने के बाद पता चला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब इसका कंक्लूजन तो जिबाई ने यही बताया कि पहली नजर का प्यार सिर्फ धोखा होता है, और अगर धोखा नहीं खाना चाहती तो इससे दूर रहो। लेकिन हमारे रेंचो को लगता है कि फर्स्ट साइट वाला लव अभी भी हो सकता है, जिस पर जिबाई बोला कि अगर ऐसी ही बात है तो जुबान कम चलाना और स्माइल ज्यादा करना, क्या पता कोई पिघल ही जाए। जियोंग ने भी उसे एक मशवरा दे दिया कि चाहे जिन्यो तुम्हारे टाइप की नहीं, लेकिन खुद पर इतनी लिमिटेशंस भी मत लगाओ, उसे एक चांस दे दो। नेक्स्ट सीन में जिन्यो फिर से चुपके छुपाते हुए यहाँ आ गई थी जिबाई को सरप्राइज देने के लिए, पर वो इसे देखकर इस पर गुस्सा करने लगा कि मैं तुम्हें कितना मना करता रहता हूँ यहाँ आने से, और तुम फिर मुंह उठाकर चली आती हो। फिर उसका मासूम सा चेहरा देखकर उसे जियोंग की बात याद आई कि चाहे वो तुम्हारे टाइप की नहीं है, लेकिन तुम्हें उसे एक मौका दे देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में जियोंग ने रेंचो को अपने पास बुला लिया था। उसे बताती है कि मैंने एक मूवी से 5 तरीके ढूंढे हैं किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, मैं उसे तुम पर ट्राई करूंगी, फिर तुम मुझे बताना कि वो तुम्हें कैसे लगे। पहला स्टेप ये था कि जियोंग ने अपने फेस पर कुछ लगा दिया है और वो लड़का इसे देखकर वाइप करेगा। वो रेंचो को वाइप करने के लिए कहती है, और बेचारा रेंचो तो इसे देख देख कर पिघलता रहा, लेकिन क्या करे, यहाँ से जा भी नहीं सकता। उसका नोज वाइप करने के बाद जियोंग अपना सेकंड स्टेप अप्लाई करती है, जो कि उसका कॉलर सेट करना था, और यहाँ तो रेंचो का दिल जैसे बाहर ही आने वाला हो। थर्ड स्टेप ये था कि उसने 2 जूसेस बनाए थे, एक पीच और एक ऑरेंज का। वोंग को पीच पसंद है, इसलिए उसने पीच वाला सेलेक्ट किया, लेकिन एक सिप लेने के बाद जियोंग कहने लगी कि शायद मैंने बाय मिस्टेक गलत वाला ले लिया, चलो अब इसको एक्सचेंज करें। और एक्सचेंज करने के बाद फिर से कहने लगी कि जहाँ से मैंने पिया है देखकर जरा वहाँ मेरा लिप प्रिंट रह गया होगा, अगर तुम भी वहीं से पियोगे तो इसका मतलब इनडायरेक्ट किस करना होता है। और रेंचो ये बात सुनने के बाद वहीं से पीने लगा। साथ ही बोला कि अगर तुम ये तरीके अप्लाई करती रही ना, तो इस तरह उसे तुम्हारी फीलिंग्स कभी भी समझ नहीं आएंगी, क्या पता वो तुमसे लड़ना ही
देना शुरू कर दे। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और जियोंग सोचने लगी कि इसे अचानक से इतना सारा गुस्सा कैसे आ गया। इधर रेंचो भी रूम में आकर सोचने लगा कि मुझे हो क्या गया है। क्या सू ने ठीक कहा था कि मैं जेलस हो रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि जियोंग ने वोंग को चूज किया। सू भी उसे इतना परेशान देखकर पूछता है कि तुम्हें हो क्या गया है, पर वो नोवेल बुक्स देखकर खुद से ही धीमी आवाज में कहने लगा कि मैं कितना बेवकूफ था, इन बुक्स पर अपना टाइम वेस्ट किया। पर मुझे उस लड़की से प्यार कैसे हो सकता है, वो तो हर वक्त लेट होती है, कोई भी काम उसे ढंग से करना नहीं आता। क्या सारी दुनिया में मेरे लिए वही लड़की बची थी? जो भी हो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता, सबसे पहले मुझे अपनी प्रॉब्लम सोल्व करनी होगी। नेक्स्ट सीन में रेंचो ने जियोंग को कुछ ड्रेसिंग स्टाइल बताया कि तुम ये वाला ड्रेस पहनकर वोंग से मिलने के लिए इंटरनेट कैफे जाना, जो देखकर जियोंग को तो बड़ा अजीब सा लगा। और रेंचो ने इंटरनेट पर देखा था कि जो लड़कियां इस तरह की ड्रेसिंग करती है लड़कों को वो लड़कियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यानी कि रेंचो नहीं चाहता कि जियोंग वोंग को अपना बॉयफ्रेंड बनाए। कहने लगा कि तुम्हारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा है या मेरे पास, तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करती जाओ। फिलहाल मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएट के इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, वापस आके तुमसे मिलूंगा। नेक्स्ट सीन हमें इंटरव्यू का दिखाया गया, जहाँ रेंचो का इंटरव्यू काफी अच्छा रहा। और क्यों ना होता, आखिर वो अपने स्कूल का टॉप स्टूडेंट है। प्रोफेसर ने बताया कि हम तुम्हें ईमेल और कॉल करके बता देंगे कि कब तुम इंटर्नशिप को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ जियोंग अजीब सी ड्रेसिंग करके इंटरनेट कैफे पहुँच आई। सोचने लगी कि मुझे यकीन नहीं होता लड़कों को इस तरह की ड्रेसिंग पसंद होती है, पर दी एक्सपर्ट रेंचो ने कहा है तो जरूर पसंद होगी। इस बार भी जब वो वोंग के सामने जाती है तो वो पहली नजर में ही इसे देखकर डर गया। कहने लगा कौन हो तुम, हटो यहाँ से, मेरे गेम को इफेक्ट मत करो। साथ ही वो गेम में वाइप आउट भी हो गया। अब वो जियोंग को ही बातें सुनाता है, जिस पर वो कहने लगी कि तुमसे अच्छा तो मैं खेल लेती हूँ, चलो जरा इस बार मैं तुम्हारे साथ टीम अप करूँ। आफ्टर दैट दोनों एक साथ गेम खेलने लगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियोंग फिर से मुंह लटकाकर रेंचो के पास चली आई। दिल ही दिल में उसे पता ही था कि कुछ बुरा हुआ होगा, क्योंकि उसने प्लान ही ऐसा बनाया था। लेकिन जब उसने बताया कि स्टार्ट में तो वोंग ने मुझे इग्नोर किया, लेकिन बाद में जब मैंने उसके साथ गेम खेली तो उसने मेरी तरफ देखकर स्माइल किया और मुझे बताया कि मैं सब लड़कियों से अलग हूँ। और तो और वोंग ने उसे वीचैट पर भी ऐड कर दिया था। पर मसला सिर्फ यही बना कि वोंग ने उसे बताया कि तुम मुझे ब्रो या फिर सिस्टर कहकर बुला सकती हो, जबकि जियोंग तो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी। इसके बावजूद भी बोली कि कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हमारी अट्रैक्शन हो जाएगी, क्योंकि मैं उससे रोज मिलने जाऊंगी, उसके लिए डेजर्ट बनाकर। रेंचो फौरन से ही बोला बिल्कुल नहीं, इस तरह तो तुम्हारी स्टडी इफेक्ट होगी ना। और फिर तुम खुद ही सोचो कि जिन्यो रोज जिबाई को पटाने के लिए पहुंच जाती है, क्या अभी तक वो दोनों रिलेशनशिप में आए? एक तो वैसे ही जियोंग ने इस बेचारे का प्लान खराब कर दिया था उसके साथ गेम खेलकर, अब वो इसे मजीद ऐसा कुछ करने नहीं दे सकता। कहने लगा कि तुम उसके लिए डेजर्ट बनाओ, अच्छी बात है, पर मैं तुम्हारे लिए उसके पास पहुंचा दिया करूंगा। आखिर मैं भी तो चाहता हूं कि हमारे बारे में रूमर्स खत्म हो जाए। कहीं न कहीं जियोंग को भी उसकी बात समझ में आ गई। कहने लगी ठीक है, मैं उसके लिए शाम में डेजर्ट बनाऊंगी, फिलहाल मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें उसे स्टडी करते दिखाया गया, तभी उसे स्टमक एक होने लगा और वो सोचती है कि इतने टाइम के बाद दोबारा मुझे स्टमक एक कैसे हो गया, अब मैं पढ़ूंगी कैसे। सामने ही उसके जिया और जियान आकर बैठ गए, जिन्हें देखकर ये नॉर्मली रिएक्ट करने लगती है, लेकिन फिर भी जियान को लगा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं। जियोंग को दूर से देखता तो रहा, पर उसकी तबीयत का पूछने के लिए उसके पास नहीं आता। जियोंग भी उसे देखकर काफी सैड फील कर रही थी और तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की। कहने लगा कि बहुत हो गई स्टडी, चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। असल में वो सिर्फ जियोंग को यहाँ से ले जाना चाहता था ताकि वो इन दोनों को देखकर सैड ना हो। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि जब रेंचो उसे बाहर ले आता है तो उसे पूछने लगा कि मुझे बताओ तुम स्टमक एक के लिए कौन सी मेडिसिन यूज करती हो, मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। जिस पर जियोंग ने बताया कि मैं किसी मेडिसिन का यूज नहीं करती, बल्कि सोया मिल्क पीने की वजह से मेरा पेन ठीक हो जाता है, इसलिए तो जियान अक्सर उसे लेकर देता रहता था। खैर जियोंग ने उसे यहाँ से जाने के लिए कहा, ये कहकर के हमें कोई साथ देख लेगा और मैं ऐसा नहीं चाहती। जाते जाते रेंचो उसका बैग भी साथ लेकर जाने लगा। उसे बताया कि तुम यहाँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो, मैं तुम्हारा बैग तुम्हारे हॉस्टल में छोड़ आऊंगा। नेक्स्ट सीन में जियोंग अपने रूम में इंटर होती है। शाओ ने उससे वजह पूछी कि तुम कहाँ रह गई थी, तुम्हारा बैग भी रेंचो लेकर आया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो बोली हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अभी भी वोंग को इम्प्रेस करना चाहिए? जबकि मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड हूँ। शाओ ने उसे मोटिवेट किया कि हाँ तुम भी सिंगल हो, वो भी सिंगल है, पहले उसे इम्प्रेस तो करो, प्यार तो बाद में भी हो ही जाएगा।
अगले सीन में हम इन दोनों को फिर से एक साथ देखते हैं एक सीक्रेट जगह पर, जहाँ जियोंग उससे पूछती है कि तुम्हारे पास उसे एलिमिनेशन प्लान की कॉपी मौजूद है क्या, जिस पर वो बोला कि नहीं, मैं साथ लेकर तो नहीं आया। क्यों, तुम्हारी कहीं खो गई है क्या? देखो याद रखना, अगर तुमने उसको खो दिया तो ला के अकॉर्डिंग हमारा ये एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। जबकि शाओ से बातें करते करते जियोंग ने बाय मिस्टेक उसके ऊपर कॉफी गिरा दी थी, लेकिन वो अभी भी ये बात रेंचो से छुपाती है। कहने लगी नहीं नहीं, मैं उस एग्रीमेंट को कैसे खो सकती हूँ, वो अभी भी मेरे पास है, बस वैसे ही तुमसे पूछना चाह रही थी। आफ्टर दैट रेंचो ने उसे सोया मिल्क टेस्ट करने के लिए कहा। बताया कि मैंने अपने स्विमिंग क्लब के मेंबर्स के लिए ऑर्डर करवाई थी, तुम टेस्ट करके बताओ कैसी लगी। टेस्ट करने के बाद जियोंग ने बताया कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आइंदा के लिए इस रेस्टोरेंट से तो बिल्कुल भी ऑर्डर मत करवाना। हालांकि वो बेचारे रेंचो ने उसके लिए अपने हाथों से बनाई थी। उसे केक देते हुए चली गई जो उसने वोंग के लिए बनाया था और रेंचो उसके लिए डिलीवर करने वाला है। इसके बाद सू को दिखाया गया जो अपने रूम में इंटर होता है और इतना बिखरा हुआ सामान देखकर सॉरी कर देता है कि शायद मैं गलत रूम में आ गया, लेकिन रेंचो ने उसे जाने से रोक दिया। उसे बताया कि ये तुम्हारा ही रूम है, वापस आओ, क्योंकि ये सारा सामान उसी ने ही बिखेर कर रखा था। बिकॉज वो जियोंग के लिए सोया मिल्क बनाना चाहता था जो उसे पसंद आए। वही जियोंग भी मैसेज करके पूछती है कि तुमने वोंग को वो केक डिलीवर कर दिया था, उसने क्या कहा, उसे पसंद आया कि नहीं। जबकि वो केक तो रेंचो खुद ही खा गया था, इसके बावजूद भी उससे झूठ बोलते हुए कहने लगा कि उसे काफी डिलीशियस लगा। इसके बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया। रेंचो उसे रोज अपने हाथ की सोया मिल्क टेस्ट करवाता है और जियोंग वोंग के लिए केक देती है। इसी तरह ही दिन गुजरते गए और हमारी जियोंग को जरा भनक नहीं हुई कि उसका बनाया हुआ केक तो वोंग तक पहुंचता ही नहीं। फिर एक दिन मैसेज करके वोंग ने जियोंग को अपने साथ गेम खेलने के लिए बुलाया और वो भी खुशी खुशी उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। दूसरी तरफ हमें यहाँ रेंचो को दिखाया जाता है जिसे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एडमिशन मिल गया था, बल्कि कल से ही उसे ज्वाइन करने के लिए भी कहा, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया ये कहकर कि अभी मेरा कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं कल से ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। और उसका ये जरूरी काम यकीनन जियोंग के लिए सोया मिल्क बनाना था। वही जियोंग को भी गुस्से में आते हुए दिखाया गया और यहाँ खड़े सभी लड़के उसे देखकर समझ गए थे कि आज जरूर रेंचो की शामत आई है। वो रेंचो के पास जाकर उसे अच्छी खासी सुनाती है कि तुम कितने धोखेबाज इंसान हो, तुमने मेरा एक भी केक वोंग तक नहीं पहुँचाया। अगर आज वो मुझे ना बताता कि उसे मैंगो से एलर्जी है तो ये बात तो मुझे कभी भी पता ना चलती। बताओ मुझे वो सारे केक कहाँ गए। रेंचो ने बताया कि ठीक है, मैं अपनी गलती एडमिट करता हूँ और वो केक मैं खा गया था। जियोंग को ये सुनकर तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। कहने लगी कि अगर तुम्हें केक ही चाहिए था तो मुझे बता देते ना, मैं तुम्हारे लिए दूसरा बना देती। अच्छा ही होगा कि तुम पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दूसरी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, हमारे बारे में रूमर्स खत्म हो जाएंगे और मैं वोंग के साथ अपना रिलेशनशिप भी बना लूंगी। तुमने हमारे एलिमिनेशन प्लान को भी फॉलो नहीं किया, बताओ मुझे वो डॉक्यूमेंट कहाँ है। रेंचो उसकी ये बातें सुनकर काफी सैड हो गया कि जियोंग मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भेजना चाहती है। कहने लगा मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है और अगर तुम्हारा भी कहीं खो गया हो तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। इस पर जियोंग भी उसे अच्छी खासी सुना देती है कि तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा था, फिर गुस्से में वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में हम रेंचो को लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ वो एक लड़का लड़की को प्यार के बारे में बातें करते हुए सुन रहा था और वो सोचता है कि हाँ यही सब कुछ तो मेरे साथ हो रहा है, क्या मुझे वाकई ही जियोंग से प्यार हो गया है, ऐसा कैसे हो सकता है। और जब जनाब ने देखा तो उसने बुक भी उल्टी पकड़ी हुई थी। अब तो ये उसके लिए वाकई ही खतरे का सिग्नल था, क्योंकि जैसा जैसा उसे सू ने कहा था सब कुछ वैसा ही हो गया है। इसके बाद हमें दिखाया गया कि रेंचो जियोंग का नोज वाइप करता है और इसके बाद उसे किस करने लगा। बिल्कुल वही सीन जो एक बार पहले हमें दिखाया गया। तभी रेंचो की आंख खुली, वो सोचने लगा कि ये सब कुछ मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं ऐसे सपने कैसे देख सकता हूँ। दूसरी तरफ सू ने बताया कि मैंने एक रियल लाइफ विनर विनर चिकन डिनर गेम प्रिपेयर किया है जिसमें 3 लोगों का ग्रुप बन सकेगा। बेचारे रेंचो को तो ये फिक्र लग गई कि वहाँ जियोंग भी होगी, मैं उसे फेस कैसे करूँगा। दूसरी तरफ यहाँ जियोंग वोंग के साथ गेम खेल रही होती है उसे पटाने के चक्कर में। शाओ का शुक्रिया भी अदा करती है कि तुमने मुझे इतना अच्छा आइडिया बताया, अब धीरे धीरे करके मैं उसका दिल जीत लूंगी। रेंचो जिबाई के पास एक केस लेकर आता है जो कि उसका अपना ही था पर उसे शो होने नहीं देता। कहने लगा कि डोपामाइन सिक्रीशन को कैसे रोका जाए जिससे रोमांटिक फीलिंग्स आना बंद हो जाए। पहले तो जिबाई के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन बाद में बताने लगा कि उस पेशेंट के पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं जिसे वो अप्लाई कर सकता है। पहली तो ये कि रोमांटिक मेमोरीज जब न्यूक्लियस में इनक्लोज हो जाती है तो डोपामाइन सिक्रीशन को कोई भी नहीं रोक सकता, इसीलिए जिसको देखकर रोमांटिक फीलिंग्स आती है उसे इग्नोर करो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब रेंचो ने उससे दूसरा तरीका पूछा तो इस पर जिबाई बोला कि वो तरीका तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए पहला ही काफी होगा। बिकॉज वो ये बात जान चुका था कि पेशेंट कोई और नहीं बल्कि रेंचो खुद है। कहने लगा कि अगर तुम्हें प्यार हो ही गया है तो तुम इसे एक चांस क्यों नहीं दे देते। रेंचो बोला बिल्कुल भी नहीं, प्यार इंसान को स्टूपिड बना देता है और मैं अपना सारा फोकस सिर्फ अपने कैरियर पर रखना चाहता हूँ। अगला सीन
हमें हॉल का दिखाया गया जहाँ सभी उन मेंबर्स के नाम शो होने वाले थे जिनका रियल लाइफ में ग्रुप बनने वाला है। कैंपस क्वीन भी यहाँ पहुँच जाए जो इस यूनिवर्सिटी की सबसे प्यारी लड़की मानी जाती थी। और इसके बाद कैंपस किंग के आने की बारी है, जो कोई और नहीं बल्कि हमारा रेंचो होता है। उसे आते हुए देखकर सब लड़कियां विश करती है कि काश ये लड़का हमारा बॉयफ्रेंड होता। जियोंग को तो पहले से ही उस पर गुस्सा था, उसका ये रूड बिहेवियर देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आया। ऊपर से वो क्वीन कैंपस के पास भी जाकर बैठ जाता है। सभी लड़कियां उन दोनों को साथ देखकर कहती है कि कितना अच्छा कपल है, कितना परफेक्ट, जबकि जियोंग को तो उन्हें साथ देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। अब पता नहीं ये जेलसी है या फिर कुछ और। इसके बाद सभी लोगों के स्क्रीन पर नाम शो होने वाले थे जिनका रियल लाइफ में ग्रुप बनने वाला है और ये सब कुछ कंप्यूटराइज्ड था। जियोंग कंटिन्यूसली दुआएं करती है कि उसका नाम वोंग के ग्रुप में आ जाए और ये यकीनन कोई मुआवजा ही हो पाता। लेकिन मजे की बात ये थी कि जियोंग का नाम रेंचो के साथ आ जाता है, जो देखकर उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया, कहने लगी मैं बिल्कुल भी पार्ट नहीं लेने वाली, मैं अभी के अभी बाहर जा रही हूँ। उठकर जाने ही वाली थी कि रेंचो से टकरा गई और वो फिर से इसे इग्नोर करके वहाँ से गुजर गया। फिर उसके जाने के बाद कैंपस क्वीन जियोंग के पास आकर पूछती है कि क्या तुम रेंचो की गर्लफ्रेंड हो, जिस पर वो बोली नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो उसके ग्रुप में भी नहीं रहना चाहती। ये जानने के बाद के जियोंग वोंग की पार्टनर बनना चाहती है। कैंपस क्वीन बोली कि शायद इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। उसे अपने साथ वीचैट पर भी ऐड कर दिया, बताया कि मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। पर पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि उसके इरादे कुछ और थे। इधर रेंचो फिर से जिबाई के पास पहुंच आया था। उसे बताता है कि मेरी प्रॉब्लम दिन ब दिन सीरियस होती जा रही है, प्लीज तुम इसमें मेरी हेल्प करो, मैं ऐसे नहीं रहना चाहता। जिबाई ने उसकी प्रॉब्लम के सिम्टम्स पूछे तो इस पर रेंचो बोला कि मैं उस लड़की को इग्नोर नहीं कर पा रहा, मैंने रैंडम पेयरिंग सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ की, उसे अपना पार्टनर बनाया क्योंकि मैं उसे किसी और के साथ नहीं देखना चाहता। ये सुनने के बाद जिबाई बोला कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर जैसा जैसा तुम्हारा दिल करने को कहता है वैसे वैसे ही करते जाओ, क्या पता तुम्हें इसी में ही तुम्हारा सोल्यूशन मिल जाए। नेक्स्ट सीन में हमें जियोंग को दिखाया जो कि काफी गुस्से में थी कि अगर कैंपस क्वीन भी कुछ नहीं कर पाई तो क्या मुझे रेंचो के साथ ही टीम अप करना पड़ेगा, मैं तो उसे देखना भी नहीं चाहती। तभी उसे रेंचो की कॉल आती है जिसने उसे मिलने के लिए बुला लिया था और ना चाहते हुए भी जियोंग को उससे मिलने के लिए जाना पड़ा। मिलकर रेंचो ने बताया कि मैंने तुम्हें गेम स्ट्रेटेजी सेंड कर दी है, उसे केयरफुली रीड कर लेना और एम्प्टी स्टमक बिल्कुल भी एक्सरसाइज मत करना। जियोंग बोली कि तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों होने लगी, जिस पर वो कहने लगा कि मुझे तुम्हारी नहीं बल्कि अपनी परवाह है क्योंकि मैं गेम को हारना नहीं चाहता, जबकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। और जियोंग बोली कि अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना हम अपने पार्टनर्स चेंज कर दे, फिर ना तुम्हें हारने का डर होगा और ना कोई डिफिकल्टी फेस करने को मिलेगी। पर रेंचो ऐसा होने देने वाला कहाँ था, कहने लगा कि मुझे चैलेंजेस को फेस करना पसंद है। जाते जाते भी उसे एक बार रिमाइंड करवा दिया कि उस स्ट्रेटेजी को रीड कर लेना। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 7th एपिसोड की तरफ। एपिसोड बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जियोंग को कैंपस क्वीन का मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारा पेयर वोंग के साथ बना दिया है और ये देखकर तो वो काफी ज्यादा खुश हो गई। दूसरी तरफ यहाँ रेंचो जनाब जियोंग के लिए सोया मिल्क बना रहा था ताकि कंपटीशन के दौरान उसे सेफ रख सके। सो उसका मजाक उड़ाता है कि तुमने ब्रेकफास्ट का बिजनेस तो नहीं स्टार्ट कर दिया, वैसे सच बताऊं आजकल तुम बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे हो। ये तुम्हारा चुप चुप के से मुस्कुराना, चीजों पर फोकस ना करना, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? इससे पहले तो मैंने कभी भी तुम्हें स्माइल करते हुए नहीं देखा। नेक्स्ट सीन में कंपटीशन स्टार्ट होता है। सू सबको गाइड कर रहा था कि आप सभी के पास सिर्फ 2 घंटे होंगे इस कंपटीशन को खत्म करने के लिए। जिसको भी इस टॉय गन से फायर किया गया वो आउट हो जाएगा और जिसके पास बुलेट्स खत्म हो जाएंगी वो भी इस गेम से वाइप आउट हो जाएगा। रेंचो खड़ा जियोंग का वेट कर रहा था, सोचता है कि हमेशा की तरह आज भी वो लेट है। तभी उसे पीछे से किसी ने थपकी दी जो उसे तो लगा कि जियोंग है, पर वो जिन्यो थी। वो भी ये अजीब से कपड़े पहनकर जिबाई से मिलने आई है। रेंचो ने उससे जियोंग के बारे में पूछा जिस पर वो कहने लगी कि उसे तो मैंने अभी अभी किसी और लड़के के साथ देखा, शायद उसने किसी और के साथ टीम अप कर लिया। फिर उसके जाने के बाद यहाँ कैंपस क्वीन पहुंच जाई रेंचो की पार्टनर बनकर और शायद यही तो उसका मकसद था। कहने लगी कि जियोंग ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी पार्टनर चेंज करने के लिए, इसलिए मुझे भी उससे करना पड़ा, शायद उसने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया था। दूसरी तरफ हमें जियोंग को दिखाया गया जिसका वोंग के साथ प्यार बना था और उससे इम्प्रेस करने के चक्कर में उससे रोमांटिक होने की कोशिश करती है। पर वोंग बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे वो 3 साल का बच्चा हो और खेलने के अलावा उसे और कुछ दिखाई ही नहीं देता। उसे बस इतनी ही फिक्र थी कि इस कंपटीशन को जीत जाए। एक कपल को फायर करने ही वाला था जिस पर जियोंग बोली कि इसमें इतना डरने की क्या बात, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये लोग पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। जियोंग ने आसानी से आकर इन दोनों को फायर कर दिया क्योंकि इन दोनों को रोमांस के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था, पीछे मुड़ना तो दूर की बात। इसके बाद हमें इन दोनों को रिफ्रेशमेंट एरिया में दिखाया गया जहाँ जियोंग लटके हुए मुंह के साथ
जूस पी रही थी। आखिर वोंग उसके टाइप का लड़का नहीं निकला। तभी वोंग ने कहा कि ब्रो मैं तुम्हारा जूस ट्राई करना चाहता हूँ तुम्हारे इस रोज से, जिस पर जियोंग को फौरन से वही बात याद आई कि ये तो इनडायरेक्ट किस हुई। वो अभी सिर्फ लेने ही वाला था कि रेंचो ने उस पर गन रख दी। कहने लगा इसे नीचे रखो और अपने लिए जाकर दूसरा लेकर आओ। इस पर जियोंग को तो बड़ा गुस्सा आया कि शायद इस लड़के को मेरी खुशियाँ बर्दाश्त ही नहीं होती। जब जब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला हो ये आकर खराब कर देता है। और ये बात तो सच ही है, रेंचो जियोंग को वोंग के पास नहीं देख सकता, पर ना वो ये बात खुद समझ पा रहा है और ना ही उसको बता पा रहा था। नेक्स्ट सीन में जिन्यो को दिखाया गया जो कि जिबाई को ढूंढते ढूंढते खुद को चोट लगवा देती है और फिर अपनी ही चोट देखकर बेहोश हो गई। सू को जब उसके बारे में खबर मिली तो वो सोचने लगा कि क्या हमने किसी पिंक कपड़ों वाली लड़की को बुलाया था, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। वही कैंपस क्वीन रेंचो को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है कि किसी भी तरह वो मुझसे फ्रैंक हो जाए, पर रेंचो उसे काफी रूडली बिहेव कर रहा था। इवन के जब कैंपस क्वीन ने पूछा कि तुम्हारे और जियोंग के बारे में जो रूमर्स फैले हुए हैं क्या वो सच है, इस पर वो बोला कि ये मेरा और उसका पर्सनल मैटर है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहिए। तभी ग्रुप में मैसेज आया कि जियोंग को चोट लग गई है और वो ऐसे दिखा रहा था जैसे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये चीज कैंपस क्वीन को तो देखकर काफी अच्छी लगी। इधर शाओ जियोंग का ख्याल रखती है। वोंग को उसे इन्फर्मरी रूम ले जाने के लिए कहा, पर उसे तो सिर्फ अपने कंपटीशन की ही फिक्र थी। कहने लगा कि जियोंग को भी चोट लग गई है और अगर मैं भी उसके साथ चला जाऊं तो फिर हमारी टीम तो हार जाएगी। बेचारी जियोंग ने उससे ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। कहने लगी कोई बात नहीं मिस्टर सू, क्या तुम मुझे इन्फर्मरी रूम तक ले जाने में हेल्प कर दोगे प्लीज। अब इससे पहले कि वो हाँ कर पाता यहाँ रेंचो पहुँच आया। कहने लगा मैं तुम्हें ले जाने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और तो और उसने वोंग की गन से खुद को फायर भी कर दिया। फिर गेम से वाइप आउट होकर जियोंग को उठाते हुए वहाँ से ले जाने लगा। जियोंग ने उसे अपने आप को नीचे उतारने के लिए कहा, जबकि वो इसे चुप करके खुद को होल्ड रखने के लिए कहता है। बाकी सब भी खड़े होकर हैरानी से इन दोनों को देख रहे थे। आखिर ये किसी नॉवल के सीन से कम तो नहीं लग रहा था। और वोंग कहने लगा कि मैं जीत कर ही वापस आऊंगा। यहाँ सू और शाओ की भी हेलो हाय होती है। एक दूसरे को जानने के बाद वी चैट पर भी ऐड कर दिया। नेक्स्ट सीन में जिन्यो को दिखाया गया जिसे आंखें खोलते ही सामने जिबाई खड़ा नजर आया और उसे तो लगा कि शायद ये मेरा ख्वाब है, इसलिए उठना भी नहीं चाह रही। जिबाई ने उसे ये एक्टिंग बंद करने के लिए कहा। कहने लगा कि तुम यहाँ क्यों चली आई और फिर देखो जरा खुद को चोट भी लगवा दी। जिन्यो काफी इमोशनल हो गई कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे दीवारों पर चढ़ना और अपने कजन का आईडी कार्ड चुराना पसंद है, पर ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करती हूँ ना। अगर तुम्हें चुपचाप सी शर्मीली लड़कियाँ पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए वैसे बनने को भी तैयार हूँ, लेकिन इतना रूड बिहेव तो मत किया करो मेरे साथ। बेचारा जिबाई भी उसे इमोशनल तो नहीं करना चाहता था। कहने लगा कि तुम जैसे भी हो बहुत अच्छी हो, अब प्लीज रोना बंद कर दो। जिन्यो कहने लगी कि अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो फिर मुझे प्रूफ करके दिखाओ। अब वो तो ये भी नहीं जानता था कि प्रूफ कैसे करूं। फिर वो इसे पकड़ कर बताती है कि ऐसे, और साथ ही उसे किस कर दी। तभी जिबाई को वो पहला मेथड याद आया, इग्नोर करने वाला, जो उसने रेंचो को बताया था। यानी कि वो अब तक जिन्यो को जानबूझकर इग्नोर करता रहा। यहाँ रेंचो जियोंग को बताता है कि आइंदा इस तरह की स्टूपिड चीजें करने की कोशिश मत करना, इस तरह तुम्हें कभी भी बॉयफ्रेंड नहीं मिल सकता। जियोंग ने उसे खुद को नीचे उतारने के लिए कहा। बताया कि मैं नहीं चाहती कि लोग हमें देखकर दोबारा हमारे बारे में बातें बनाना शुरू कर दे। फिर कैंप की तरफ जाते हुए रेंचो ने उन दोनों को किस करते हुए देख लिया और जैसे ही जियोंग उस तरफ मुड़ने लगी वो उसकी आंखों पर हाथ रख देता है। उसे उठा कर ले जाते हुए कहने लगा कि बच्चों के लिए ऐसी चीजें देखना सूटेबल नहीं। इसके बाद रेंचो उसकी चोट पर मरहम लगाता है जो जियोंग को तो काफी प्रोफेशनल लगा। कहने लगी कि तुम तो मेडिकल स्टूडेंट भी नहीं, तुम्हें इतने अच्छे से कैसे आता है। वो बोला कि यहाँ आने से पहले मैं फर्स्ट एड का यूज करना सीख कर आया था, क्योंकि मुझे अपने कुछ स्टूपिड टीममेट्स की बहुत फिक्र होती है। यकीनन वो यहाँ जियोंग की ही बात कर रहा था। इसके बाद जब जियोंग ने पानी मांगा तो वो उसे सोया मिल्क दे देता है। बताया कि मैंने अपने लिए बनाया था। चाहे ये सब जियोंग के लिए एक इत्तेफाक था, लेकिन उसे काफी अच्छा लग रहा था। कहने लगी कि कभी कभी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं जितना तुम दिखाने की कोशिश करते हो। रेंचो मेडिकल किट रखने के दौरान उसके काफी करीब आ गया था, जो देखकर हमारी जियोंग ब्लश करने लगी। बात बदलने की कोशिश करती है, वहाँ से बाहर जाने लगी, पर रेंचो उसे जाने नहीं देता और उसे पकड़कर किस करने लगा। साथ ही उसे जिबाई का बताया हुआ सेकंड मेथड याद आया कि जब कुछ भी तुम्हारे कंट्रोल में ना आए तो उसे बिल्कुल वैसा ही होने दो जैसा तुम्हारा दिल करना चाह रहा हो। नेक्स्ट सीन में हमें रेंचो को जिन्यो के साथ दिखाया गया जो काफी परेशान लग रहा था। उससे पूछने लगा कि अगर एक लड़का लड़की को किस कर दे तो इसका क्या मतलब होता है। उसे तो यही लगा कि शायद इसने हम दोनों को किस करते हुए देख लिया था। कहने लगी कि इसका तो यही मतलब है ना कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और एक दिन वो दोनों शादी कर लेंगे। वो तो अपना ही बता रही थी कि एक दिन मैं जिबाई से शादी कर लूंगी, लेकिन रेंचो को ये बात समझ में आ गई कि मैं और जियोंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुए। नेक्स्ट सीन में वो काफी अच्छे से तैयार हो रहा था और सू के पूछने पर उसने
उसने बताया कि मैं डेट पर जा रहा हूँ, तो इस पर वो बोला कि मुझे पता है तुम एक्सरसाइज को भी डेट ही समझते हो। वैसे तो इस बार वो सच में ही जियोंग से मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन बेचारे को समझ नहीं आती कि उससे मिलूंगा कैसे, स्माइल करूँ या ना करूँ, और ये जो मैंने इतना बड़ा कांड कर दिया है इसके बाद मैं उसे नजरें भी कैसे मिलाऊंगा। इसके बाद वो जियोंग के पास जाता है जो कि पानी भरने के लिए खड़ी थी, फिर उसके करीब जाकर उसके हाथ से वो बोतल्स ले लेता है। असल में वो इसे पानी भर कर देना चाहता था, पर फिलहाल तो ऐसे लग रहा है जैसे बोतल छीलने वाला हो। जियोंग शाओ का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई और उसे समझ नहीं आता कि आखिर इन दोनों के बीच में हुआ क्या है। कल तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, रेंचो ने इसकी हेल्प भी की थी। जियोंग भी उसे कैसे बताती कि कल हमारे बीच क्या हुआ है। कहने लगी कुछ भी नहीं हुआ, बस मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती और ना ही उसे देखना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन क्लास का दिखाया गया, जहाँ टीचर इन सभी को मैन्युफैक्चर करना सिखाती है और बताया कि जितना तुम लोग इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से कर पाओगे। वही रेंचो भी इन दोनों के लिए बोतल्स भर कर ले आया और क्लास के स्टूडेंट को दे देता है उन दोनों को पास करने के लिए। जब बोतल इन दोनों को मिल गई तो वो वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन कैंपस क्वीन उसे कुछ पूछने के बहाने वही रोक देती है। क्लास की लड़कियों को तो उन दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट लगती है, पर जियोंग को देखकर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। नेक्स्ट सीन में वोंग के पूछने पर वो सारी कहानी सुना देती है कि कल इन्फर्मरी रूम में जाने के बाद क्या कुछ हुआ, जिस पर वोंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि शायद रेंचो तुम्हें लाइक करता है तुम्हारे लो ग्रेड्स आने के बावजूद भी। वो बोला तुम पागल हो गए हो क्या, वो भला मुझे क्यों लाइक करने लगा, वो तो कैंपस क्वीन जैसी लड़कियों को ही डिजर्व करता है। वहाँ से वापस आते हुए जियोंग के मुँह से ये बात भी निकल गई कि मेरे लिए रिलेशनशिप कितना अनलकी रहा। पहले 5 साल से जियान को चाहा जो किसी और का हो गया, फिर तुम्हें पटाने की कोशिश की पर तुम तो मेरे टाइप के ही नहीं निकले, और अब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का, पता नहीं वो मुझसे चाहता क्या है। वोंग तो अपने बारे में सुनकर काफी हैरान हो गया, उससे पूछता है क्या क्या, दोबारा बताओ। जियोंग भी बात को कवर करने की कोशिश करती है, पर अब तो उसके मुंह से निकल गया था। कहने लगी कि हाँ मैं जान गई हूँ कि हमारे बीच सिर्फ दोस्ती के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को डिनर करते हुए दिखाया गया, जहाँ जिबाई के हाथ पर वॉच देखकर रेंचो पूछने लगा कि ये किसने दी, जिस पर वो बोला कि जिनियो ने, थोड़ी चिपकू जरूर है लेकिन मैं उसे मजीद परेशान नहीं करना चाहता। रेंचो बोला कि काश मेरी गर्लफ्रेंड भी थोड़ी चिपकू होती, जिबाई को तो पता भी नहीं था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। जिस पर रेंचो ने बताया कि जियोंग और कौन हो सकती है, वही तो एक लड़की है जिसके लिए मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया। इसके बाद जियोंग को दिखाया गया जो अपने हाथ पर वेनिपंक्चर सीखने की ट्राई करती है, पेन होने के बावजूद भी वो कोशिश करती रही। दूसरी तरफ यहाँ ट्रेनिंग के दौरान एक लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है, जिस पर उसका दोस्त पूछने लगा कि तुम्हें तो हर बार कोई न कोई लड़की मिल जाती है, ये सब करते कैसे हो, जरा मुझे भी तो बताओ। वो भी मजे मजे से लड़कियों को पटाने की ट्रिक्स बताने लगा और यहाँ रेंचो उन दोनों की बातें सुन लेता है। फिर उसके पास जाकर पूछने लगा कि मुझे भी बताओ ये तरीका, मैं भी जानना चाहता हूँ, जबकि वो तो काफी डर गया कि ये मुझे स्विमिंग क्लब से ही ना निकाल दे। अगले सीन में जियोंग जिनियो को ऐसी शर्मीली सी प्यारी प्यारी सी हरकतें करते हुए देखकर हैरान हो जाती है कि तुम यूजुअली तो ऐसी हरकतें नहीं करती, जिस पर उसने बताया कि जिबाई को शर्मीली लड़कियां पसंद है, इसलिए जैसे वो चाहेगा मैं उसके लिए वैसे ही बन जाऊंगी। जिबाई भी उसके हाथ पर चोट का निशान देखकर वजह पूछता है, जिस पर जियोंग ने बताया कि मैं अपने हाथ पर वेनिपंक्चर ट्राई कर रही थी। वो बोला कि तुम्हें अपने किसी फ्रेंड के हाथ पर करना चाहिए, लेकिन हाँ अपने बॉयफ्रेंड के हाथ पर मत करना, क्योंकि उसे पेन होगा तो यकीनन तुम्हें उससे ज्यादा तकलीफ होगी। जियोंग कहने लगी कि तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, जिस पर वो तो हैरान हो जाता है, कहने लगा क्या, रेंचो तो कह रहा था कि तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। ये सुनकर जियोंग को तो बड़ा गुस्सा आया, बल्कि उसे सबक सिखाने का भी सोच लिया। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 8th एपिसोड की तरफ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया गया कि रेंचो का टीम मेंबर उसे लड़कियों को पटाने के तरीके बताता है। उसे बताया कि लड़कियों को किस तरह के लड़के पसंद होते हैं, किस तरह उनकी केयर की जाती है। इधर जियोंग भी गुस्से में आ पहुंची। रेंचो खामोशी से बैठा उसकी बातें सुन रहा था। उसे जरा भी भनक नहीं हुई कि जियोंग यहाँ आ चुकी है। तभी वो गुस्से में इसका नाम लेते हुए कहने लगी कि मेरे पीछे आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रेंचो ने उसके पीछे जाने से पहले इन सबको ओवर टाइम प्रैक्टिस करने के लिए बता दिया। फिर जियोंग के पास जाकर पहले उसकी तारीफ करता है कि आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, और ये ट्रिक भी उसने अभी थोड़ी देर पहले ही सीखी। जियोंग तो अच्छे खासे गुस्से में इसे सुनाने लगी कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती हमेशा ऐसी लड़कियों के बारे में डिस्कस करते हुए, और तुम लोगों को क्या लगता है कि लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेल लेने से, 3-4 गर्लफ्रेंड बना लेने से तुम लोगों को कोई अवार्ड मिल जाएगा? तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई जिबाई को ये बताने की कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं? बेचारा रेंचो तो खामोशी से
से खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। कहने लगा कि क्या हम दोनों डेट नहीं कर रहे। जियोंग बोली बिल्कुल भी नहीं, उस किस का मतलब ये थोड़ी था कि हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए, वो भी सिर्फ तुम्हारे फ्लर्ट करने का एक तरीका था। ये कहकर वो जाने लगी, तभी रेंचो उसका हाथ पकड़कर उसे क्लियर करने की कोशिश करता है और तभी उसे फील हुआ कि उसके हाथ पर कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है। उसके जाने के बाद जिनियो की कॉल आती है जो इसे बता रही थी कि कजन प्लीज जल्दी से आओ, जिबाई मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। जब वो पहुंचकर वहाँ देखता है तो जिबाई जिनियो को घर जाने के लिए कह रहा था। उसे बताता है कि अगर तुम यहाँ बैठकर मुझे देखती रहोगी तो मैं एक्सपेरिमेंट पर फोकस नहीं कर सकूंगा। आफ्टर दैट रेंचो उसका हाथ पकड़कर उसे साथ ले जाने लगा, जबकि जिनियो वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। तभी उसे कुछ याद आया और जिबाई के पास वापस आकर बताया कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। जिनियो को भी समझा दिया कि अगर तुम वैसी लड़की बनना चाहती हो जैसे जिबाई पसंद करता है तो मेरे साथ चलो। एक रेस्टोरेंट लाकर उसे और अच्छे से समझाया कि इस तरह तुम जिबाई का दिल कभी भी नहीं जीत सकती, उसे थोड़ा वक्त दो, जब वो फ्री हो जाएगा तो खुद ही तुमसे मिलने के लिए आएगा। नेक्स्ट सीन में रेंचो जियोंग के पास आता है, वो पोस्टर लेकर जिसके जरिए वो वेनिपेंचर के लिए कोई वॉलंटियर ढूंढना चाहती थी। जियोंग ने उसकी हेल्प लेने से मना कर दिया, लेकिन वो बोला कि मुझे गलत मत समझो, मैं वाकई में ही तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और मेरे अलावा तुम्हें और कोई भी नहीं मिलेगा। कहीं न कहीं तो उसकी बात सच ही थी, क्योंकि अभी तक उसके अलावा और कोई भी वॉलंटियर नहीं आया था, इसलिए भी जियोंग को उसी पर ही ट्राई करना पड़ा। उसे तो प्रैक्टिस करते हुए काफी डर लग रहा था कि कहीं मैं इसे चोट ही ना पहुंचा दूं, पर रेंचो ने उसे समझाया कि मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं होता, तुम आराम से इसे अप्लाई कर सकती हो। सिर्फ एक बार भी नहीं बल्कि रेंचो ने उसे कई बार ट्राई करने के लिए कहा और फाइनली उसे अटेम्प्ट करना भी आ गया। वैसे जितना जियोंग नर्वस हो रही थी वो कभी भी ये ना कर पाती अगर रेंचो उसे रिलैक्स फील ना कराता। तो प्रैक्टिस खत्म होने के बाद जियोंग ने उसे थैंक यू कहा और बताया कि मैं तुम्हारे लिए केक बनाऊंगी, तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट वाला। रेंचो के वहाँ से जाने के बाद जियोंग की तो सांस ही फूली हुई थी और जब उसने सोफा की हालत देखी तो उसे रियलाइज हुआ कि रेंचो ने मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला, यानी कि उसे पेन हो रहा था लेकिन जियोंग को प्रैक्टिस करवाने के लिए उससे झूठ बोला कि मुझे पेन नहीं होता। अगली सुबह का सीन दिखाया गया जहाँ टीचर ने क्लास में बताया कि आज जो मुझे अच्छे से वेनिपेंचर करके दिखाया तो इसके मार्क्स में उसके फाइनल में इंक्लूड कर दूंगी। जियोंग ने भी शाओ से शर्त लगा ली थी और फिर जीतने पर शाओ ने उसे लंच ट्रीट किया। उसे तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि रातों रात इस लड़की ने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कैसे कर ली। तभी रेंचो का मैसेज आया जिसने केक पहुंचाने के लिए अपना लॉकर नंबर बता दिया था। कहने लगा कि मैं नहीं चाहता कि हम फेस टू फेस मिले और लोग फिर से हमारे बारे में बातें करें। दूसरी तरफ हमें जिबाई को दिखाया गया जो जिनियो को डेट पर लेकर आया था, जहाँ वो मासूम सी शर्मीली लड़की बनने की ट्राई करती है। जिबाई ने उसे समझाया कि तुम्हें प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और ये बात जानकर तो जिनियो फौरन से उसे हक कर देती है। अब चाहे इसे जिनियो पसंद हो या ना हो लेकिन उसका ये पागलपन तो इसे झेलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हमें जियोंग को दिखाया गया जो चुपके छुपाते हुए लॉकर तक पहुंच आई। केक वहां रखने ही लगी थी कि उसे एक बोतल पड़ी नजर आई। रेंचो ने ये बोतल उसके लिए रखी थी, साथ ही नोट लिखा हुआ था कि मेरे पास काफी सारी पड़ी है इसलिए ये वाली बोतल तुम्हारे लिए। वैसे इसकी प्राइस 4 यान्स है, अगर तुम चाहो तो मुझे ट्रांसफर भी कर सकती हो। जियोंग को ये सोया मिल्क काफी पसंद आया, सोचने लगी कि पता नहीं इसने किस रेस्टोरेंट से ऑर्डर करवाया होगा, मुझे तो आज तक ऐसा वाला कभी भी नहीं मिला। तभी उससे ख्याल आया कि शायद मैंने रेंचो को कुछ ज्यादा ही सुना दिया था, मुझे उससे सॉरी करनी चाहिए। ये उसे फेस टू फेस बताने में जरा अजीब लग रहा था, इसलिए आइडिया आया कि क्यों ना मैं उसे ये बात लिख कर बताऊं। उसके लिए नोट लिखने के बाद जियोंग चुपके छुपाते हुए स्विमिंग क्लब जाती है और सू से भी कंफर्म करवा लिया था कि रेंचो अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करके वहां से जा चुका है। लेकिन अब परेशानी की बात ये थी कि लॉकर पर लॉक लग चुका है जिसका कोड भी जियोंग को नहीं पता। वो भी इसे खोलने की ट्राई कर ही रही थी कि पीछे से रेंचो आकर इसे कोड बता देता है। कहने लगा कि तुमने चोरी करना भी सीख लिया। जियोंग भी उसे देखकर काफी नर्वस हो गई, बताती है कि मैं चोरी नहीं कर रही थी बल्कि तुम्हारे लिए लिखा हुआ नोट रखना चाह रही थी। वो बोला कि तुम जो भी कहना चाहती हो फेस टू फेस बोलो, जिस पर जियोंग को भी बताना पड़ा कि मैंने उस दिन तुमसे जो कुछ भी कहा था उसके लिए मुझे माफ कर दो, शायद मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया था और आज से हम एक दूसरे के साथ ऑर्डिनरी क्लासमेट्स बनकर रहेंगे। ये कहकर वहाँ से जाने लगी। रेंचो बोला कि अगर तुम सच में चाहती हो कि हम दोनों ऑर्डिनरी क्लासमेट्स बनकर रहे तो उस दिन वाली किस के बारे में भूल जाओ, शायद वो रियल फीलिंग्स नहीं थी बल्कि डोपामाइन की सिक्रीशन की वजह से हुआ, मुझे उसके लिए माफ कर दो। रेंचो ये तो नहीं जानता था कि जियोंग क्या चाहती है और क्या नहीं, पर वो इतना जरूर जानता था कि एक न एक दिन तो जियोंग को मुझसे प्यार हो ही जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें एक छोटा सा रोबोट दिखाया गया जो स्टूडेंट्स को देखकर काफी अच्छा लगा, पर ऐसा लगता है कि उसमें कोई न कोई खराबी तो जरूर थी। पीछे से रेंचो आते हुए बोला कि इसमें रेडर सेंसर की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है क्योंकि वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से था। उसे साथ ले जाने लगा कंप्यूटर लैब में ठीक करने के लिए और ये बात काफी ज्यादा इम्प्रेसिव थी कि उसने पहली नजर में ही इसकी खराबी पहचान ली। इधर जियोंग स्केलेटन का एक मॉडल खरीदना चाहती थी पर उसके पैसे इतने ज्यादा है कि फिलहाल तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती। अभी उससे सू का मैसेज आया जो उसकी बेकरी से केक खरीदना चाहता था और ये तो जियोंग के लिए काफी खुशी की बात थी क्योंकि अब वो पैसे कमा पाएगी। नेक्स्ट सीन में वो सू को काफी सारे केक्स ट्राई करवाती है जिस पर वो बोला कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन हमारी डिमांड जरा अलग है, तुम इस चिट को ओपन करके देख लेना। जियोंग को तो लगा कि कोई बड़ा ऑर्डर होगा क्योंकि स्विमिंग क्लब के लिए है जिसके पैसों से वो स्केलेटन खरीद पाएगी, पर ये इतना बड़ा ऑर्डर भी नहीं था। जब इसने रेंचो के बारे में पूछा कि वो खुद क्यों नहीं आया तो इस पर सू कहने लगा क्योंकि वो बिजी है इसलिए मुझे उसके छोटे मोटे काम करने पड़ रहे हैं। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम्हें किसी लड़के से प्यार हो गया तो क्या तुम उसे अपनी फीलिंग्स बताओगी? ये बात जियोंग को तो कुछ समझ नहीं आई जिस पर वो बोला कि लड़का तो कोई भी हो सकता है, रेंचो या फिर कोई और। असल में रेंचो ने सू को यहाँ इसलिए भेजा था क्योंकि वो खुद जियोंग के सामने नहीं आना चाहता, उसे इग्नोर करना चाहता है। ये भी उसकी कोई साइंटिफिक ट्रिक थी कि मैं जियोंग के सामने भी ना जाऊं और उसे अपने होने का एहसास भी दिलाता रहूं तो इस तरह उसको मुझसे प्यार हो जाएगा और वो मुझे अपनी फीलिंग्स बता देगी। जबकि सू को तो ये आइडिया बिल्कुल बकवास लगा क्योंकि लड़कियां कभी भी पहले अपनी फीलिंग्स नहीं बताती। नेक्स्ट सीन में जियोंग केक बना रही थी और सोचती है कि अगर जिबाए होता तो वो इसमें मेरी हेल्प करवा देता, पता नहीं आज वो अचानक से गायब किधर हो गया। जबकि वो तो यहाँ जिनियो के साथ डेट पर आया हुआ था। उसे एक डेटिंग शेड्यूल दिखा देता है, कहने लगा कि जहाँ जहाँ रेड कलर का निशान है वो मेरा फ्री टाइम होता है और इसी में ही हम मिल सकेंगे। बेचारी जिनियो भी सोचने लगी कि भला डेट करने के लिए भी कोई शेड्यूल होता है, अब उसे प्यार ही ऐसे लड़के से हुआ था तो शेड्यूल को भी फॉलो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में रेंचो को दिखाया गया जो कि अपने टीम मेंबर्स को ऑफ दे देता है और उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा। वो भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हुए क्योंकि इससे पहले तो वो हमेशा ओवर टाइम करवाता रहता था और अब जब कंपटीशन सर पर आ गया है तो उसने रेस्ट करने के लिए कहा। इन दोनों को लगता है कि ऐसा कुछ न कुछ तो जरूर हुआ होगा जिसकी वजह से रेंचो डिस्टर्ब है और उसका हाथ भी काफी सूजा हुआ लग रहा था। अगले ही सीन में हमें दिखाया गया कि रेंचो जियोंग के बारे में सोच रहा था और तभी दूसरे स्कूल से कुछ लड़के आते हैं यहाँ कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। वही जियोंग भी पहुँच आई इनके लिए बिस्किट और केक्स लेकर जो कि रेंचो ने ऑर्डर करवाए थे। तभी उसने एक लड़के को रेंचो समझ लिया जो कि कोई और था और फिर उसे फौरन से सॉरी कर दी। फिर वो लड़के अपनी शर्ट्स उतारने लगे जो देखकर रेंचो को तो बहुत गुस्सा आया कि इन्हें किसने कहा था अपनी शर्ट्स उतारने को। जियोंग उनके मसल्स देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी, शायद इसीलिए तो हमारे रेंचो को भी गुस्सा आया। वो फौरन से जियोंग की आंखों पर हाथ रख देता है, उसे साथ ले जाते हुए कहने लगा कि इधर उधर देखना बंद करो, मेरे साथ चलो। यहाँ अकेले मिलाकर पूछता है कि तुम उनको क्यों देख रही थी, जिस पर वो बोली कि मैं आजकल मसल्स को रीड कर रही हूँ तो इसमें क्या बुरा है अगर मैंने उनको देखा तो। इस पर रेंचो ने तो उसके सामने अपनी शर्ट ही उतार दी, कहने लगा कि अगर तुम्हें मसल्स को रीड करना है या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट तो तुम मेरे मसल्स को देखकर कर सकती हो, तुम चाहो तो इसे टच भी कर लो। बेचारी जियोंग तो इतनी ज्यादा एम्बेरस हो गई कि अब उसे बात बदलना ही बेहतर लगा। फिर वहाँ से वापस जाने लगी जिस पर रेंचो उसे अकेले जाने नहीं देता, कहने लगा कि बाहर काफी सारे लड़के हैं, मैं खुद तुम्हें छोड़कर आता हूँ। उसके फेस पर अपनी शर्ट डालकर वहाँ से बाहर ले जाने लगा। बेचारी जियोंग को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये लड़का करना क्या चाह रहा है। इस फनी से सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 9th एपिसोड की तरफ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जियोंग का, जिसे रेंचो ने पैसे तो सेंड कर दिए थे पर इतने थोड़े से पैसों से उसका मॉडल आने वाला कहाँ था। यही सोचते सोचते उसे ख्याल आया कि मैंने अपने क्लब में साइंस मॉडल्स रखे होते हैं, क्या यही वजह तो नहीं कि मेरी बेकरी से कोई ऑर्डर बुक नहीं करवाता। इसीलिए वो मॉडल को बॉक्स में पैक कर देती है। यहाँ से दूर ले जाने के लिए वही कैंपस क्वीन भी पहुँच जाई। उससे पूछती है कि अगर तुम इस फ्राइडे को फ्री हो तो मेरे साथ शॉपिंग पर चलना। इसके लिए जियोंग ने भी हाँ बोल दिया क्योंकि वो इसे थैंक यू बोलना चाहती थी वोंग के साथ इसका पेयर बनाने पर। फिर बॉक्स देखकर कैंपस क्वीन को याद आया कि मैंने अपनी एक फ्रेंड के लिए केक खरीदना है तो क्यों ना मैं यही वाला ले जाऊं। जियोंग ने उसे मना किया कि ये वाला केक मेरे एक स्पेशल फ्रेंड के लिए है, मैं आपको दूसरा दे देती हूँ। इससे पहले कि वो कोई दूसरा केक दे पाती, कैंपस क्वीन वही वाला बॉक्स लेकर निकल गई, लेकिन उसे मैसेज करके जरूर बता दिया कि जो बॉक्स तुम लेकर गई हो उसमें केक नहीं बल्कि ह्यूमन स्केलेटन है जिसे मैं अपनी दोस्त को देकर
जाकर उसके साथ प्रैंक करना चाहती थी। अब तुम ले ही गई हो तो इससे डरना मत और मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। इधर कैंपस क्वीन उसका मैसेज देखकर भी सीन नहीं करती, कहने लगी कि मैं जियोंग को और चांसेस नहीं दे सकती रेंचो के करीब जाने के। यानी कि अब तक उसने जियोंग की जो भी हेल्प की थी वो सिर्फ इसलिए कि उसे रेंचो से दूर कर सके। नेक्स्ट सीन में हमें रेंचो और सिबाई को दिखाया गया। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी सीरियस इशू के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो। पीछे ही खड़ा लड़का भी इनकी बातें सुन रहा था। वो बेचारा भी आखिरकार तंग होकर कहने लगा कि ओ भाइयों, ये क्लॉक रेन है, कोई तुम लोगों का एग्जाम नहीं जो इतनी ज्यादा कैलकुलेशन कर रहे हो। बस जाकर सिक्का डालो, जो टॉय तुम लोगों को चाहिए उसे बाहर निकाल लो, इतनी सी ही तो बात है। इसके बाद दोनों लग जाते हैं वहाँ से डॉल निकालने के लिए। सिपाही को तो ये बात पता थी कि जिनियो को उसका ये गिफ्ट काफी पसंद आएगा, लेकिन बेचारा रेंचो तो ये भी नहीं जानता कि जियोंग को डॉल्स पसंद भी होंगे या नहीं। काफी ट्राई करने के बाद भी एक टॉय तक नहीं निकाल सके, इवन के सारे सिक्के भी खत्म हो गए। आखिरकार तो दोनों ही ओनर के पास पहुंच जाए कि भाई हमें लगता है आपकी मशीन में कोई न कोई खराबी है। तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची आई जिसने क्रेन में सिक्का डाला और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टॉय निकाल लिया। ये देखकर तो इन दोनों की बोलती ही बंद हो गई, क्योंकि खराबी मशीन में नहीं बल्कि इन दोनों में है। इसके बाद वहाँ से वापस आते हुए रेंचो ने बताया कि मैंने जियोंग को कंपटीशन पर आने के लिए कहा था, पर उसने आने से मना कर दिया। यहाँ जिबाई को जिनियो के लिए रैबिट पसंद आता है और रेंचो फिर से सोच में पड़ गया कि क्या जियोंग को भी रैबिट पसंद होगा या नहीं। नेक्स्ट सीन में रेंचो को प्रोफेसर जू के साथ दिखाया गया, जो यकीनन यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन के लिए ही आया था। तभी उसे जियोंग नजर आई एक मॉडल के साथ। उससे यहाँ आने की वजह पूछता है, जिस पर उसने बताया कि मैं मॉडल खरीदना चाहती थी और अच्छा हुआ कि यहाँ से कम कीमत पर सेकंड हैंडेड मिल गया। रेंचो बोला कि साइकिल के साथ ऐसे पैदल जाने में तुम काफी थक जाओगी, चलो मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ आऊंगा। अगले सीन में हम इन दोनों को एक साथ लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ जियोंग उससे पूछ रही थी कि तुम प्रोफेसर जू से यहाँ एडमिशन के सिलसिले में मिलने आए थे, तो फाइनली तुमने यूनिवर्सिटी चेंज करने का डिसीजन ले ही लिया, चलो अच्छी ही बात है, वैसे तुम भी तो यही चाहते थे। रेंचो बोला कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा डिसीजन 100% ठीक है, जिस पर जियोंग कहने लगी कि वहाँ प्रोफेसर जू जैसे टैलेंटेड टीचर्स है तो टैलेंटेड स्टूडेंट्स को भी वहाँ होना चाहिए। आफ्टर दैट ये दोनों टैक्सी में बैठकर हॉस्टल जाते हैं, जहाँ रेंचो को तो मॉडल से काफी ज्यादा हेजिटेशन हो रही थी, लेकिन जियोंग उसे फ्रंट पर नहीं रखने देती। रेंचो बोला कि अब तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई हम दोनों को साथ देख लेगा, जिस पर जियोंग कहने लगी कि कैंपस क्वीन और कैंपस किंग इतने फेमस हो गए हैं कि भला मुझे पहचानने वाला कौन हो यहाँ। अभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी और इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस अंधेरे में भी मुझे किसी ने पहचान लिया। वो कोई और नहीं बल्कि जिबाई ही था। जियोंग से हेल्प मांगने के लिए आया है, क्योंकि उसे जिनियो के लिए कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर करना था। रेंचो उसका मॉडल रखने के लिए चला जाता है और यहाँ जिबाई जियोंग से पूछने लगा कि तुम रेंचो से कहाँ मिली, जिस पर जियोंग बोली कि वो तो मुझे यूनिवर्सिटी के पास से मिला, शायद ही प्रोफेसर जू से एडमिशन के सिलसिले में बात करने गया हो, और वैसे भी हम दोनों ऑर्डिनरी क्लासमेट्स हैं, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं। जिबाई बोला कि हाँ, रेंचो ने मुझे बता दिया था, लेकिन उसने तो यूनिवर्सिटी चेंज करने का डिसीजन वापस ले लिया था, फिर वहाँ किस सिलसिले में गया होगा। इससे जियोंग को याद आया कि पता नहीं मैंने तो इसे क्या कुछ कह दिया था, पर इसने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये यूनिवर्सिटी छोड़कर नहीं जा रहा। जिबाई को बताती है कि पता नहीं इस लड़के को आजकल हो क्या गया है, पहले जैसा एटीट्यूड ही नहीं रहा और ना ही मुझे बुले करता है, बल्कि इसने कितनी बार मेरी हेल्प की। जिस पर उसने मशवरा दिया कि अगर तुम्हें वाकई ही इसके लिए सॉरी फील हो रहा है तो तुम्हें फ्राइडे को इसका कंपटीशन देखने के लिए जाना चाहिए। इस पर जियोंग ने भी कैंपस क्वीन को मैसेज करके बता दिया कि मैं फ्राइडे को तुम्हारे साथ शॉपिंग पर नहीं जा सकूंगी। अगला सीन हमें कंपटीशन का दिखाया गया, जहाँ जियोंग आती ही कैंपस क्वीन को देख लेती है और फिर खुशी खुशी से जाकर उसके पास बैठ गई, साथ ही साथ उसे सॉरी भी कर दी, जबकि वो तो इसे मुंह भी नहीं लगाना चाहती, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ रेंचो को पटाना था। रेंचो को भी जियोंग को यहाँ देखकर अच्छा लगा, जबकि कैंपस क्वीन सोच रही थी कि शायद रेंचो उसे देख रहा है। अभी हमारी जियोंग को मैसेज आता है शाओ का, जिसे रिप्लाई देने में वो इतना ज्यादा मसरूफ हो गई कि कंपटीशन पर उसका फोकस ही नहीं रहा। रेंचो ये कंपटीशन जीत जाता है और जब उसने जियोंग की तरफ देखा तो वो अपने फोन में मसरूफ थी। ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और जियोंग सोच रही थी कि इतना जल्दी जल्दी सब कैसे हो गया, मैंने बस एक रिप्लाई ही तो दिया था और ये जनाब वहाँ पहुँच भी गया। नेक्स्ट सीन में कैंपस क्वीन इसे कांग्रेचुलेशंस कहती है, जबकि वो इसे इग्नोर करके जियोंग से पूछने लगा कि तुमने मेरे लिए चीयर अप क्यों नहीं किया। जियोंग ने उसे अपनी ये फनी सी वजह बताई। पीछे से उसका दोस्त आकर उसके हाथ के बारे में पूछता है, कहने लगा कि शुक्र है तुम्हारे हाथ की वजह से तुम्हारे कंपटीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इस पर जियोंग को याद आया कि ये सब कुछ तो मेरी वजह से हुआ, इसलिए उसने रेंचो को सॉरी कर दी। कैंपस क्वीन इसे बातें सुनाने लगी कि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो, जिस पर रेंचो ने तो उसे ही डांट दिया कि ये हम दोनों की आपस की बात है, तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। साथ ही जियोंग को बताया कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट में एक रैबिट खरीदा है,
आई होप कि तुम्हें पसंद आएगा। डायरेक्टली ही कैंपस क्वीन को वहाँ से जाने के लिए कहा और जियोंग को अपने पीछे पीछे आने के लिए कहता है। कैंपस क्वीन को उन दोनों को साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसके बाद जब वो बॉक्स ओपन करती है जिसमें जियोंग ने स्केलेटन रखा हुआ था तो वो देखकर काफी ज्यादा डर गई थी और काफी ज्यादा गुस्सा भी आया। कहने लगी कि जियोंग ने जानबूझकर मुझे बुले करने की कोशिश की है, अब तो मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट सीन में जिबाए जिनियो को वो रैबिट देता है और बताता है कि मैंने रेंचो के साथ जाकर तुम्हारे लिए ये गिफ्ट खरीदा था। गिफ्ट तो उसे बहुत अच्छा लगा, पर ये जानकर काफी हैरान हो गई कि रेंचो जिबाए के साथ शॉपिंग पर गया था क्योंकि उसे शॉपिंग पर जाना नहीं पसंद। दूसरी तरफ हम रेंचो को देखते हैं जो एक बार फिर से उस क्रेन से टॉय निकालने की कोशिश कर रहा था। कई बार फेल होने के बावजूद भी वो कोशिश करता रहा। शॉप ओनर भी ये बात जान गया कि वो हर हाल में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये गिफ्ट लेकर जाना चाहता है, इसलिए उसे कुछ इजी ट्रिक्स भी बताई। फाइनली वो टॉय निकालने में कामयाब हो गया और उसने यही सारी बातें जियोंग को गिफ्ट के साथ एक नोट में लिखी हुई थी। बताया कि मैं तुम्हारे लिए जानदार रैबिट तो खरीदना चाहता था पर तुम्हें हॉस्टल में रखने नहीं देंगे, इसलिए नहीं खरीद पाया। कई बार अटेम्प्ट करने के बाद ही मैं तुम्हारे लिए ये प्यारा सा रैबिट ला पाया, जिसे देखकर जियोंग भी काफी ज्यादा खुश थी। इधर रेंचो को भी जियोंग का दिया हुआ गिफ्ट काफी पसंद आया और आज जो उसके फेस पर स्माइल थी ये यकीनन जियोंग की वजह से ही पॉसिबल हो सका। इसके बाद क्लास का सीन दिखाया गया जहाँ सभी स्टूडेंट्स को नेशनल डे की छुट्टी मिल गई, लेकिन टीचर ने एक और बम गिरा दिया कि हॉलीडे के बाद आपका क्विज होगा। ये बात सुनकर तो सभी स्टूडेंट्स के मूड ऑफ हो गए। दूसरी तरफ हमें रेंचो को कंप्यूटर लैब में दिखाया गया क्योंकि अब वो यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर रहा तो यहाँ पर उसे एक्सपेरिमेंट करने थे। तभी उसकी नजर रोबोट पर पड़ी जो कि उसी साइड पर जा रहा था जहाँ जियोंग शाओ के साथ बेंच पर बैठी हुई थी। जियोंग के पास आकर पूछता है कि प्रीटी गर्ल क्या एक सर्वे को कंप्लीट करने में तुम मेरी हेल्प करोगी, जिस पर वो हाँ कह देती है और कहने लगी कि तुम्हें जो भी पूछना है पूछ लो। रोबोट ने सिर्फ इतना ही पूछा कि नेशनल डे पर तुम कहाँ जाने वाली हो, जिस पर वो बोली कि कहीं भी नहीं, बस अपने घर बैठकर एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगी। और जब शाओ से पूछने की बारी आती है तो रोबोट वहाँ से चला गया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसे कंट्रोल करने वाला जरूर रेंचो ही था। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 10th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें जिनियो को दिखाया गया जो कि नेशनल डे के हॉलीडेज पर घर जाने वाली थी और जिबाई को बताती है कि अपना ख्याल रखना, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई जल्दी से करना, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं परेशान हो जाऊंगी। इधर बेचारा रेंचो भी उसका सामान लेकर खड़ा था। कहने लगा तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि जिबाई तुम्हें छोड़ने नहीं आने वाला और तुम सिर्फ एक हफ्ते के लिए घर जाने वाली हो, इतना सारा सामान ले जाकर क्या करोगी। इस पर जिनियो बोली कि अगर जिबाई के हाथों में पेन शुरू हो गया तो, और ये इतना सारा सामान भी नहीं है, अपनी गर्लफ्रेंड का जाकर देखो ना जरा। दूसरी तरफ हमें जियोंग को दिखाया गया जो अपना बड़ा सा बैग पैक करके रेडी हो गई थी घर जाने के लिए। बेचारे वोंग को पछतावा हो रहा था कि काश मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए ना पूछता, तुमने तो सारा क्लासरूम ही पैक कर दिया है। इधर जियोंग की मॉम नेशनल डे के लिए एक सॉन्ग प्रिपेयर कर रही थी जिसमें डैड उसकी हेल्प करता है। तभी वोंग जियोंग के साथ सारा सामान लेकर इंटर हुआ, जिसे देखकर ये दोनों तो शॉक्ड हो जाते हैं, पर साथ ही साथ मॉम को वोंग जियोंग के लिए पसंद आ गया। जियोंग ने बताया कि ये लड़का मेरा भाई है, नहीं तो फिर इसे मेरी बहन ही समझ लो। अब इससे पहले कि मॉम कोई और सवाल कर पाती, जियोंग ने उनके कपड़ों की तारीफें शुरू कर दी। नेक्स्ट सीन में हमें जियोंग को स्टडी करते हुए दिखाया गया और हमेशा की तरह उसे क्वेश्चन सोल्व करने में काफी मुश्किल हो रही थी। तभी वहाँ जियान पहुँच आया जो स्टडी में इसकी हेल्प करना चाहता था, पर जियोंग ने उसकी हेल्प लेने से मना कर दिया, उसे ये कहकर कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन वो बोला कि जिया अपनी मॉम के साथ अब्रॉड ट्रिप पर गई है तो क्यों ना मैं स्टडी में तुम्हारी हेल्प करूं। फिर उसके इतना इंसिस्ट करने पर जियोंग भी उसकी हेल्प ले लेती है, लेकिन साथ ही साथ उसे हाई स्कूल के डेज याद आ रहे थे जब जियान उसे पढ़ाया करता था। दूसरी तरफ रेंचो भी यहाँ पहुँच जाया। बहाना तो उसका फ्रूट खरीदने का था, लेकिन असल में वो जियोंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। और जब उसने इन दोनों को साथ देखा तो बेचारे को काफी जोर का झटका लगा। कहने लगा मिस्टर जियान, तुम्हारी एक्सप्लेनेशन के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है, मैं नहीं चाहता कि तुम जियोंग को मिसलीड करो। अब वो भी अच्छे ग्रेड्स लेने वाला स्टूडेंट था। कहने लगा कि तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो और क्लिनिकल सब्जेक्ट के बारे में तुम्हें इतना ज्यादा नहीं पता, इसलिए बेहतर होगा कि टांगे मत अड़ाओ। इधर रेंचो भी जिद पर अड़ गया कि मैं जियोंग को तुमसे बेहतर पढ़ा सकता हूँ और देखना वो हाई ग्रेड्स लेकर दिखाएगी। उधर जियान में गुस्से में आ गया कि हाँ देख लेंगे कौन कितना पानी में है। बेचारी जियोंग ने समझाने की कोशिश करती है कि मेरे ग्रेड्स पर शर्त लगाने वालों, कम से कम पहले मुझसे तो पूछ लो। उन दोनों की लड़ाई मॉम भी सुन लेती है और डैड को भी जल्दी जल्दी से बुला लिया ये हैंडसम सा लड़का रेंचो दिखाने के लिए। अगले
अगले सीन में हमें जियोंग को सुबह सुबह उठते हुए दिखाया गया, क्योंकि रेंचो ने ही उसे कहा था उठने के लिए और बताया कि मैं तुम्हें खुद ही पढ़ाऊंगा। उसके मॉम डैड के लिए भी ये अच्छी ही बात थी, क्योंकि इससे पहले जियोंग कभी भी सुबह सवेरे नहीं उठी। ब्रेकफास्ट के टाइम पर वहाँ जिया भी पहुँच जाए, जिसे देखकर जियोंग तो उसे कुछ अच्छे से बात नहीं करती, पर मॉम ने उसे अपने साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने के लिए कहा। बातों ही बातों में उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, जिस पर जिया ने बताया कि जियान ही मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये सुनकर तो मॉम सारी कहानी समझ गई कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मॉम के यहाँ से जाने के बाद जिया ने बताया कि मैंने अपनी मॉम से लड़ाई कर ली थी, इसलिए मैं उनके साथ अब्रॉड ट्रिप पर नहीं गई। जियोंग जानती थी कि उसे अकेले रहने में डर लगता है, इसलिए कहने लगी कि अगर तुम चाहो तो रात को मेरे घर में रुक सकती हो। जिया भी उसे सॉरी करना चाह रही थी, उसने जियोंग के साथ जो कुछ भी किया पर क्लियर वर्ड्स में कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही। इसके बाद हम रेंचो को देखते हैं, जो कि जियोंग की स्ट्रीट में अपनी साइकिल पार्क करता है, जिसे देखकर जियान कहने लगा कि ये पार्किंग की जगह नहीं। पर जब उसने एक और लड़के को साइकिल पार्क करते हुए देखा तो वो समझ गया कि जियान ये सब कुछ इसलिए कह रहा था ताकि वो मुझसे जल्दी पहुंच सके। अब वो भी जियोंग के पास जल्दी पहुंचने के चक्कर में वहां से भागने लगा और शॉर्टकट लेकर दोनों एक साथ ही वहां पहुंच गए। जियोंग और जिया भी इन दोनों को ऐसे देखकर हैरान हो जाती है और मॉम को तो देखकर अच्छा ही लगा। कहने लगी चलो आज हम सब साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करेंगे। जिया के पूछने पर जियान ने बताया कि हम दोनों जियोंग को पढ़ाने आए हैं, तो इस पर जियोंग उसे इशारा करते हुए बताने लगी कि प्लीज इसे यहाँ से ले जाओ, मैं नहीं पढ़ना चाहती। फिर जिया ने जियान को अपने साथ जाने के लिए कहा, उसे ये कहकर कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। जियान ने भी रेंचो से लगाई हुई शर्त वापस ले ली, जिस पर वो कहने लगा कि चाहे तुम शर्त वापस ले लो पर मैं अपनी कही हुई बात से पीछे नहीं हटूंगा। अगले ही सीन में जियोंग को स्टडी करते हुए दिखाया गया और रेंचो खड़ा सोच रहा था कि इसके अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए इस पर कौन से ट्रिक्स अप्लाई किए जाएं। तभी वो जियोंग को कुछ सिचुएशंस देता है, कहने लगा कि मेरे दोस्त के साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, अब तुम्हें क्या लगता है कि उसे कौन सी डिजीज होगी। जियोंग ने भी काफी अच्छे से उसे डिजीज डिटेक्ट करके बताई और जब उसके दोस्त का नाम पूछा तो इस पर रेंचो ने सू का नाम बताया। इसके बाद एक और केस बताया जिसमें हिप और हैंड फ्रैक्चर हो गया था और डिटेक्ट करने पर जियोंग ने जब उसके दोस्त का नाम पूछा तो इस बार भी उसने सू का ही नाम बताया। अब जियोंग कहने लगी कि सू को इतने सारे मसले एक साथ कैसे हो गए, तुम्हें उसका चेकअप करने के लिए हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, वरना तो कोई सीरियस इशू भी हो सकता है। जबकि वो तो जियोंग को इनडायरेक्टली पढ़ाना चाह रहा था और उसे पता भी लगने नहीं देता। इसके बाद वो जियोंग को इंग्लिश सिखाने के लिए एक मूवी थिएटर ले आया था, मूवी के सबटाइटल्स ऑफ कर दिए और रिमोट की बैटरी भी अपनी पॉकेट में डाल दी। उसका कहना था कि अगर तुम इंग्लिश को सुनकर प्रैक्टिस करोगी तो ऐसी तुम्हारी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी, पर ऐसे जियोंग को मूवी देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। वो रेंचो से बैटरी लेने की कोशिश करने लगी और इस तरह इन दोनों का रोमांटिक सा क्यूट सा मोमेंट बन जाता है। दूसरी तरफ हमें जियान और जिया को दिखाया जाता है, जहाँ जिया उससे पूछने लगी कि क्या फ्यूचर में कभी भी तुम्हारा अब्रॉड जाने का या वहाँ स्टडी करने का कोई प्लान है, जिसके लिए जियान ने तो उसे मना कर दिया, ये कहकर कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता। पर ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ तो जरूर है जो जिया जियान को नहीं बता पा रही। इसके बाद मॉम जियोंग से पूछ रही थी कि जियान जिया का बॉयफ्रेंड है, इस बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर वो बोली कि शायद आपको ये बताना जरूरी नहीं था या फिर शायद मुझ में बताने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब मैं कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ कि वो दोनों रिलेशनशिप में है और इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मॉम को भी उसकी ब्रेवनेस देखकर काफी अच्छा लगा, लेकिन कहने लगी कि वो जो सुबह लड़का आया था ना रेंचो, वो मुझे जियान से काफी ज्यादा अच्छा लगा। जियोंग भी अच्छे से समझ गई कि मॉम क्या कहना चाह रही है, इसलिए उनको सोने के लिए भेज दिया, ये कहकर के मॉम मैं कभी कभी तो घर आती हूँ, प्लीज मुझे आराम से गेम खेलने दे। इसके बाद रात का सीन दिखाया गया, जहाँ जियोंग और जिया दोनों एक ही बेड पर लेटी तो हुई थी, पर एक दूसरे से बात करने में उन दोनों को काफी दिक्कत हो रही थी। जियोंग पहले बात करते हुए पूछने लगी कि तुम स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाने वाली हो क्या, तुमने इस बारे में जियान को बताया, जिस पर वो बोली कि मैं स्टडी करने के लिए अब्रॉड नहीं जाना चाहती, इसीलिए तो मैंने अपनी मॉम से लड़ाई भी की और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये बात मैं जियान को कैसे बताऊं। जियोंग ने उसे समझाया कि जियान काफी रिलायबल है, वो तुम्हारी हर बात समझने की कोशिश करेगा, एक बार तुम उसे हिम्मत करके बताओ तो सही। बातों ही बातों में रेंचो का जिक्र स्टार्ट हुआ, जिस पर जियोंग कहने लगी कि जब जब वो मुझे अच्छा लगने लगता है तब वो कुछ ऐसी अजीब सी हरकत कर ही देता है, तुमने देखा नहीं वो सुबह कैसे बिहेव कर रहा था। जिया बोली कि अब बस भी कर दो यार, कब तक छुपाओगी कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिस पर जियोंग कहने लगी कि तुम पागल हो गई हो, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अगली सुबह नेशनल डे पे सभी अच्छे से तैयार हो गए थे, जहाँ मॉम परफॉर्म करने वाली थी और उन्हें काफी एंजाइटी होती है। जिया ने उनका अच्छे से मेकअप किया, फिर उनके साथ बाहर जाती है और आज जियोंग को भी काफी अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि अब उसे जियान और जिया की रिलेशनशिप से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तीनों ही पहले की तरह अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन जियान को अब रेंचो का इनके बीच आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जियोंग ने जिया को इशारा करके जियान को वहाँ से ले जाने के लिए कहा। इसके बाद वो रेंचो को नेशनल फ्लैग देती है फेस पर लगाने के लिए, और जब वो खुद
खुद नहीं लगा पा रहा था तो जियोंग ही उसके फेस पर लगाने में हेल्प करती है, जो कि रेंचो को काफी अच्छा लगा। इसके बाद वो सभी साथ बैठकर मॉम की परफॉर्मेंस देखते हैं और जियोंग ने खुद को समझा दिया था कि वो लाइफ में मूव ऑन कर लेगी, क्योंकि क्या हुआ अगर जियान मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बन सका, और वैसे भी ये लाइफ है, अनएक्सपेक्टेड चीजें तो होती रहेंगी। लेकिन रेंचो की कंफ्यूजन क्लियर हो गई थी कि उसे जियोंग से प्यार हो गया है और इस सच्चाई को वो जुटला नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में स्कूल वापस आते हुए जियोंग को सू नजर आया, जिसे देखकर वो पूछने लगी कि तुमने अपना चेकअप करवा लिया था, वैसे तो देखने में तुम अब बिल्कुल ठीक लग रहे हो। बेचारा सू तो जानता भी नहीं था कि जियोंग क्या बात कर रही है, लेकिन रेंचो फौरन से कहने लगा कि हाँ मैंने इसे हॉस्पिटल ले जाकर इसका चेकअप करवा दिया था। ये सुनकर तो सू सारा माजरा समझ गया, कहने लगा कि आजकल स्कूल में मुझे काफी ज्यादा कपल्स नजर आ रहे हैं, तुम दोनों बताओ कि एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर कब चलने वाले हो। जियोंग बोली कि तुम्हें जरूर गलतफहमी हो गई होगी, रेंचो अच्छा लड़का है और अच्छा बॉयफ्रेंड भी बन सकता है, लेकिन हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं, और वैसे भी मैंने सोच लिया है कि मैं कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आऊंगी, बल्कि अपनी स्टडी पर फोकस करूंगी। बेचारे रेंचो ने तो अभी अपनी फीलिंग्स रियलाइज की ही थी कि उस पर एक और बम गिर पड़ा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म